पहली बात तो इंटरनेट पे जो आप देखते हैं प्लीज़ मानिएगा मत। मेरे नाम से लेके बर्थ डेट से सब गलत लिखा हुआ है। बट एक चीज़ में जहाँ पर अच्छा हुआ वाज़ द लॉकडाउन। स्टार्टिंग में मेरे को शोज़ में नहीं थ्रो किया गया। आई हैड टाइम कि मैं अपने खुद के गाने लिख सकता था उस टाइम पे। मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया, दे लाइक रियली पुश्ड मी कि गिटार सीखो, म्यूज़िक सीखो, ये करो वो करो। मेरे को जेन्युइनली प्यार होने लग गया वापस म्यूज़िक से, जैसा मैं पहले बचपन में था। तो मैं एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर सकता, मैं बहुत सिंपल गिटार प्ले कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ही सिंपल रूडिमेंट्री लेवल पे मैं यूकेलेली प्ले कर सकता हूँ। आयुष्मान ने मेरे को एक बहुत अमेजिंग चीज़ बोली थी। ही टोल्ड मी कि जितना तो पूरे साल में कमा रहा है, मैं तेरे को उतना एक रात में कमा के दूंगा। मुझे नहीं पता था उसके 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो मेरी तो फट चुकी थी थोड़ी। मैंने उससे पूछा था गाने का मतलब बता दे, तो उसने हर एक लाइन गाते गाते उसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे पूरा वॉइस नोट भेजा। आई थिंक मेरा ड्रीम होगा एक दिन वो वॉइस नोट रिलीज करने को एज अ सॉन्ग। हुस्न इज ऑब्वियसली हम लोग के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है। ऑल आर्टिस्ट शुड अंडरस्टैंड इट कि आप जितने गाने डालोगे उससे आपका पूरा बैक कैटलॉग भी वापस और अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है। सर आई थिंक उसका कमिटमेंट इज माय फेवरेट थिंग। वो हर दिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ लिख रहा है। मैंने हुस्न गाया था, मैंने वो पूरा का पूरा हाई नोट्स पे गाया था। बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि बाय द टाइम मैं वो सेट में वहाँ तक पहुँचूंगा अपने, तब तक आवाज़ थोड़ी सी वीक हो चुकी होगी। स्टार्ट जो आपकी कैपेसिटी आप उसमें शुरू करिए। डोंट वेट फॉर परफेक्शन टू हैपन, इट विल इवेंचुअली लाइक कम योर वे। दोस्तों वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द म्यूजिक पॉडकास्ट। और हम इस पॉडकास्ट में काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के बारे में, वो अपना करियर कैसे नेविगेट करते हैं। एज एन इंडिविजुअल आर्टिस्ट, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आप अपना काम कैसे करें। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने ये ज़िंदगी जी है। वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट सिंगर सॉन्ग राइटर है। उनके गाने का नाम बोलते हैं आप समझ ही जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने काफ़ी सुपरहिट गाने दिए हैं, गुल, मौला, बारिशें और रिसेंटली हुस्न। उस आर्टिस्ट का नाम देने की जरूरत नहीं, आप सब पहचाने गए होंगे कि वो कौन है। अनूप जैन फॉर यू। अनूप, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। अनूप के साथ है मेरे फेवरेट आर्टिस्ट मैनेजर फ्रॉम द कंट्री। 18 साल की उम्र से वो काम करते हैं और वो कमाल का काम करते हैं। वो अनूप को तो मैनेज करते ही है, उनकी कंपनी रिप्रेजेंट MC स्टैन, अरमान मलिक जैसे काफ़ी अच्छे और दिग्गज आर्टिस्टों को मैनेज करती है। और साथ में ही वो सिर्फ आर्टिस्ट मैनेजर नहीं, वो अपने आप में एक चलता फिरता इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि वो ब्रांड डील करते हैं, वो लाइव करते हैं, वो लेबल चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एक आर्टिस्ट और म्यूजिक की जिंदगी में जो जो होता है वो सब कुछ वो करते हैं। प्लीज वेलकम आयुष्मान सिन्हा। आयुष्मान, अनूप, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू सर। आपके ना सारे सॉन्ग्स बहुत रिलेटेबल है, बहुत सिंपल लिरिक्स हैं, बहुत सारे इमोशंस हैं। तो आपके फैंस ना आपके बारे में एक एजम्पशन बनाते हैं कि आप बहुत हार्ट ब्रेक, क्या शायद हार्ट ब्रेक हुआ होगा, शायद अफेयर्स रहे होंगे या बहुत कुछ हुआ होगा जी। तो मेरा पहला सवाल ये था कि सच में ऐसा कुछ है ये आपके? ओके सो नहीं, ऐसा तो नहीं है। ऐसे कोई अफेयर्स नहीं रहे हैं ज़िंदगी में। हाँ, रिलेशनशिप्स रहे हैं। बहुत बार प्यार हुआ है और दिल भी टूटा है काफ़ी बार, तो डेफिनेटली यस। बट अगर आप देखें तो ये सारे के सारे गाने सिर्फ मेरे ऊपर नहीं हैं। इसमें से थोड़े गाने मेरे दोस्तों के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर भी हैं। तो मैं लिखता अपने लाइफ के और अपने आसपास के लोगों के बारे में ही हूँ। ये सारी की सारी स्टोरीज, हर लिरिक, एवरी सेंटेंस, एवरी वर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें अपनी खुद की ज़िंदगी से इंस्पायर्ड है। मगर हर चीज़ में मेरा खुद का पर्सनल स्टोरी नहीं है, आसपास के लोगों की भी है, बट है सारी सच स्टोरीज। एंड नहीं, मेरे अफेयर्स नहीं रहे इतने ज़्यादा, बहुत कम रिलेशनशिप्स रहे हैं, बट दिल काफ़ी बार टूटा है। Okay. एक पर्सनल सवाल है, यू कैन चूज नॉट टू आंसर। आर यू इन अ रिलेशनशिप राइट नाउ? आपने जो ऑप्शन दिया था मैं वो एक्सेस करूँगा। ठीक है, सॉरी गर्ल्स, आई कुडंट फाइंड आउट। अनूप, हर आर्टिस्ट ना एक इंसान होता है, एंड हर इंसान की एक यूनिक चीज़ होती है जो लोगों से थोड़ी परी होती है, लोगों को समझ में नहीं आती। व्हेन यू बिकम पब्लिक फिगर तो लोग अपने एजम्पशन बनाते हैं आपके बारे में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि असली अनूप जैन कौन है, जो एक इंसान है, जी। हु इज दैट रियल अनूप जैन? व्हाट डज ही डू? व्हाट डज ही फील? मेरे में इतना जो मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस है या जो मैं जैसा हूँ लोगों के सामने, वो बहुत सिमिलर है जैसा मैं एक्चुअल में अपनी रियल लाइफ में भी हूँ। आई थिंक एज अ सॉन्ग राइटर जब मैं गाने लिखता हूँ अपने, या मैं अपने बारे में अपनी स्टोरीज बताता हूँ, तो वो मैं
इतना ऑनेस्टी से बताने की कोशिश करता हूँ कि आई थिंक अपनी खुद की लाइफ आ जाती है, उसमें लोगों को समझ में आ जाता है कि ये शायद कैसा होगा। मैं एक बहुत ही सिंपल लड़का हूँ, मेरे पास कोई ज़िंदगी में कोई फ्लैशी आइडियाज़ ऐसे कोई थॉट्स नहीं है। घर पे रहता हूँ अपने मम्मा के साथ में, उनका ध्यान रखता हूँ एंड अपनी ट्राई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ज़िंदगी में कि कुछ अच्छा कर सकूँ लाइफ में, कि कहीं तक पहुँच सकूँ, जो गोल्स हैं वो अचीव कर सकूँ। जैसे शायद इंडिया के सारे बच्चे इस टाइम पे ट्राई कर रहे होंगे, ऑल द यंगस्टर्स आर ट्राइंग, दैट्स हाउ आई एम एज वेल। आई एम अ वेरी सिंपल, वेरी नॉर्मल गाय। बट एक चीज़ जो मुझे लगता है कि मेरे में है, जो शायद लोगों को नहीं दिखती होगी, वो है कि मैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हूँ अबाउट थिंग्स, कि मैं एक एक लाइन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, एक एक वर्ड के ऊपर इतना फोकस करता हूँ। आई थिंक वो शायद लोगों को लगता होगा थोड़ा इजी गोइंग एटीट्यूड है, थोड़ा कैजुअल सा है, ऐसा है, बट बिहाइंड द सीन्स आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। सब कुछ टाइम से होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, एवरी मूवमेंट, एवरीथिंग। म्यूज़िक वीडियो के अंदर कलर क्या है किसी चीज़ का, उस तक भी मैं इतना डिटेल में भी जाके कि कपड़े का कलर क्या होना चाहिए, इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। तो दैट इज़ समथिंग दैट प्रॉब्ली पीपल डोंट सी, क्योंकि उनको लगता है थोड़ा किडिश सा बिहेवियर होगा या कैजुअल सा होगा, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको परफेक्शन चाहिए हर चीज में, बहुत परफेक्शन चाहिए। तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं कुछ? ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ये कोई हंसने लग गए ऑलरेडी। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्ट्रेस है जो आता है उसके साथ में, बिकॉज आई गेट वेरी स्ट्रेस्ड आउट। कि यार एक चीज़ भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, 19-21 का फ़र्क हो जाता है, देन मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो जाता है कि अरे कांट हैंडल दिस। बट धीरे धीरे आदत पड़ रही है, धीरे धीरे आई एम ऑल्सो लर्निंग कि थोड़ा लेट गो कर देना चाहिए। हमेशा परफेक्शन के लिए स्ट्राइव मत करो, ट्राई टू डू योर बेस्ट। उसके बाद एक टाइम पे छोड़ दो, उसके बाद इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और मैं आयुष्मान से पूछता हूँ, जब आपने परफेक्शन की बात की, जैसे मैं बोलता हूँ कि हर आर्टिस्ट एक्सेंट्रिक होता है, दैट एक्सेंट्रिसिटी मेक्स देम हु दे आर, दैट क्रिएटिविटी। तो अनूव की एक्सेंट्रिसिटी क्या है? What is he eccentric about? Perfection ही उसको, मतलब he wants to get into the tea of everything, कि ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ। वो I'm not seeing someone so involved in that process. अगर आप उससे अभी पूछोगे कि कल उसके गाने कोई एक गाने पे कितने स्ट्रीम्स है, वो आपको एग्जैक्ट नंबर विद कॉमास विद एग्जैक्ट टू द लास्ट डेसिमल बता सकता है कि कल इतना हुआ। So he is मैंने किसी को इतना इन्वेस्टेड नहीं देखा है अपने आर्ट में जितना अनूव है। He is like, he knows everything that is happening. He keeps a track on everything that is happening, or he just wants it to be a particular way. He wants it to be really perfect, but कई बार वो नहीं होता है, and then उसको let go करना पड़ता है और वो बाहर आ जाती है चीज़। और जब वो देखता है कि बाहर से वो imperfection पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, तब वो आई थिंक उस मोमेंट पे वो फाइनली जाके खुश हो जाता है, बोलता है हाँ ये सही था, ये ठीक था। बट इससे आपको फायदा भी होता होगा ना, बिकॉज हम लोग जब किसी आर्टिस्ट से डील करते हैं और उनको सब कुछ पता होता है, तो उनके साथ बातें करना बहुत ईजी हो जाता होगा, समझाना थोड़ा ईजी। 100% सर। वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इन 2020। उसके पहले अनूव ने ऑलरेडी अपने गाने खुद से रिलीज किए हुए थे। ही हैड वो एंटायर प्रोसेस कि आप अपना गाना कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट ऑन स्टोर्स, मेटा डेटा क्या होता है, आपकी रॉयल्टीज कहाँ कहाँ से आती है, वो सब चीज़ें उसको पहले से पता थी। द ग्राउंड वर्क वॉज ऑल वेरी क्लियर एंड वॉज वेरी मेटिकुलस। सो देन व्हेन वी केम इन वर्ल्ड, जब हम लोग घुस गए पूरे प्रोसेस में, तब इतना आसान था सब चीज़ें आगे लेके जाना, दैट इट जस्ट मेड थिंग्स अ लॉट ईजियर फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड। हम लोग एट द सेम टाइम वी वर वेरी अकाउंटेबल ऑन एवरीथिंग एज वेल, कि उसको पता है एग्जैक्टली कि ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ वैसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। तो इवन कीपिंग योर ओन टीम इन चेक और होल्डिंग देम अकाउंटेबल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई थिंक दैट्स हैपेंड बिकॉज ही इज एन आर्टिस्ट हु नोज a lot about everything that's happening. And dream artist to have. He's also very curious to know things that he doesn't know about. तो अगर कोई नई चीज़ हुई तो वो बैठेगा, वो समझेगा, 1 घंटे तक बैठ के बात करेगा, पूरा समझेगा, he'll get into the depth of it, और उसके बाद ही वो उस चीज़ पे आगे जाएगा। Incredible. तो आप बिजनेस फैमिली से हो जनरली? जी, आपने एकदम सही। That's the background. Yeah, that's the background. So what's the background of the family? तो आई बिलोंग टू, मैं लुधियाना से हूँ। मेरी बिजनेस फैमिली को मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे डैड ने थोड़ी फैक्ट्री सेटअप करी थी लुधियाना में। थोड़ा बोरिंग जॉब था, बट वो गत्ते के डब्बे होते हैं ना, कॉरुगेटेड कार्टन्स कहते हैं उनको। That's what we used to make for industrial use, cycle parts के लिए, all of those things. Just to mention, I know about that business, a huge business. Yeah, yeah. So we are called corrugators basically. That's what we do. So हमारे
plants थे लुधियाना में, and that's where I come from. That's what So we that's where the perfection and business sense and all this comes yeah, from. I think मेरे मम्मा मेरे को बताते हैं कि मेरे पापा ऐसे ही थे when he was also younger, कि एकदम डेप्थ्स में जाते थे चीज़ों के, and I think even though I know genes में शायद ऐसे नहीं आ सकता ट्रांसफर, but शायद हो जाता है, you never know. नहीं होता है कुछ ना कुछ Maybe तो that kind होता of ही है। trait came to me as well, because आज भी जब उनके ऑफिस में उनके इतने 30 साल पुराने नोट्स इतने meticulously written, everything was एकदम perfect, तो वो आज भी लोग यूज करते हैं। तो मुझे लगता है शायद मैंने वहां से कुछ लिया हो एज अ ट्रेट, शायद इस वजह से probably। Okay, और आप अपनी फैमिली में पहले म्यूजिशियन हो? जी मतलब किसी ने भी कहीं कभी नहीं। सो म्यूजिक करने का मन कहाँ से है आपको? पहली बात तो मेरी फैमिली में लगता है लोगों को गा सकते हैं, बट ऐसा आई जस्ट वांट टू से ऐसा है नहीं, सॉरी मॉम। मगर मैं बचपन से ही गाने गा रहा हूँ। एक मूवी आई थी साथिया, एंड उसके अंदर बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग्स थे, तो मैंने आई थिंक वहां से उसको गाना शुरू किया थोड़ा, तो मॉम डैड को रियलाइज हुआ कि यार अच्छा इसकी आवाज़ थोड़ी ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा पुश करना शुरू किया स्कूल में। आई वाज फ्रॉम अ कैथलिक स्कूल, तो वहाँ पर कॉयर का भी आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट एज वेल, बट आई नेवर थॉट कि यार मैं इसको प्रोफेशनली करूँगा या मैं इसको अपनी ज़िंदगी अपना करियर बनाना चाहता हूँ। वो बहुत टाइम के बाद हुआ, बट स्टार्ट ऐसे ही थी कि मम्मा पापा ने बहुत सपोर्ट किया, दे लाइक रियली पुश्ड मी कि गिटार सीखो, म्यूजिक सीखो, ये करो वो करो। घर पे कोई म्यूजिशियंस नहीं है, बट आंटी इज अ वेरी गुड राइटर, शी इज आल्सो हिज को-राइटर फॉर to help him complete his thoughts. I think you've written Mola and Riha For your mom's and sister's perspective about your Yeah, father. my yeah. dad, yes. My dad, yes. So what's your relationship with Mama? वेरी गुड, मेरे बेस्ट फ्रेंड है वो। मतलब मैं वो मेरे समझ लो आयुष्मान एक मैनेजर यहाँ पर है, मम्मा वहाँ पर मैनेजर है, उनके बिना नहीं लाइफ चल सकती मेरी। शी हैज टू मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स। And how difficult is to explain her current generation's mindset, because the way they used to feel about love and emotions about anything and how you feel now बहुत ईजी might be है। different. मेरे मॉम बहुत यंग है, उनको मेरे से ज्यादा पता है। उनको आई थिंक शी इज मोर अट्यून्ड विद जेन ज़ीज एंड मिलेनियल्स, जितना मैं भी नहीं हूँ शायद। उनको सारा इंस्टाग्राम पता है, उनके कमरे के बाहर से रात को निकल जाओ रील्स सुन रहे होंगे वो, एंड ऑल ऑफ दैट विल बी हैपनिंग। सो she knows everything basically, and that becomes very easy to have a person like that in your life, क्योंकि आपकी वेवलेंथ काफ़ी सिमिलर हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न वाई जब मैं गाने भी अपने लिखता हूँ तो हमेशा वो मेरे साथ में बैठे होते हैं। जो मैं उनको नरेट करता हूँ, जो मेरे थॉट्स होते हैं, वो लिखते रहते हैं मेरे साथ बैठ के, और मुझे बताते रहते हैं कि ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही। तो अगर उनके पास इतनी सेंस है कि वो बता सकते हैं, और मैं करंट लव के बारे में लिख रहा हूँ, मैं सिचुएशनशिप्स के बारे में लिख रहा हूँ, मैं इन चीज़ों के बारे में लिख रहा हूँ, और वो मुझे रेकमेंड कर सकते हैं कि अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा, तो वो काफ़ी इन ट्यून है विद द करंट जनरेशन। True. और अभी हमने जितने भी पॉडकास्ट किए ना, तो हम जितने भी आर्टिस्ट आ रहे थे, सबसे कुछ टर्मिनोलॉजी के मतलब पूछ रहे थे। मैं श्योर हूँ कि आज उनके मतलब आप पता चल जाएंगे, तो आई जस्ट एनी वन ऑफ यू कैन टेक इट बिकॉज यू गाइज आर इनटू इट, कि इन टर्मिनोलॉजीज का एक्चुअली मतलब क्या है, कि कॉपीराइट का क्या मतलब है? Copyright is your ownership of the intellectual property of whichever song you're working on. In the music scenario, it's about your song, or it can be about the way you designed your show, or even your name, your logo. All of those fall under copyrights. There are different formats of it. There's trademarks. There's some on the master side. There's some on the publishing side. But depending on आप किस चीज़ की बात कर रहे हो, अगर वो visual identity है तो उस पर trademark आता है, अगर आप गाने की बात कर रहे हो तो उस पर मास्टर और पब्लिशिंग साइड पे कॉपीराइट मेनली एडमिनिस्टर You होता है। just defined my introduction. Okay, that's why I say you're the best. Publishing? Publishing is everything to do with the underlying works of a song. So underlying works is your melodies, your composition, your songwriting. All of those fall under publishing. तो आपने वो गाने के प्रोसेस में क्या क्या किया, all of that falls under it. The finished version of a song is where the master lies. Fantastic. Master rights? Master rights is again the final end product जो आपने prepare किया है. That as a whole is where your master is. You get royalties from both sides of it. आप अपने publishing के through अपने खुद के गाने का एक और नया master भी बना सकते हैं, but आप master का और master नहीं बना सकते। Very good. Sync rights? बोलना है? ग्रेट। सो जब भी आप कोई मूवी में या कहीं पर आप अपना गाना डालना चाहते हैं, सो यू हैव टू सिंक योर सॉन्ग ओवर देयर।
So that's what Syncrite is. Yeah, your songs can be synced to movies, to TVCs, to ad films, to jingles, everything. All of those are under sync. Your The songs right are of- also synced onto radio, TV. Even that is a synchronization. Any license on that. audio right to be synced on the video? Yeah, Primarily. onto that's video or even audio. Even sync Yeah. to radio is a sync only. Correct. See, this is the first time somebody could give these answers so well. Going back to the journey, तो अभी सब लोग अपने अपने कन्वीनियंस से आपकी जर्नी के बारे में एक एजम्पशन बनाते हैं. कुछ लोग विकिपीडिया पे पढ़ते हैं, कुछ ऑनलाइन देखते हैं, और हर जगह इंफॉर्मेशन सही भी नहीं होती है, कभी कभी बहुत गलत होती है. जैसे कुछ आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में. आई वुड वांट टू हियर फ्रॉम यू व्हाट इज योर जर्नी इन ब्रीफ. फिर आयुष्मान कहाँ आए, वो कैसे ऐड हुए, और इस हर जर्नी में ना कुछ सीख होती है. देयर आर सर्टेन लर्निंग्स जो आपके साथ रह जाती है, और वो कुछ इंसिडेंट्स के कनेक्टेड होती है. कुछ लोग होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बिना वो जर्नी होती नहीं. सो इफ वी हैव टू हियर योर जर्नी फ्रॉम यू. सो पहली बात तो इंटरनेट पे जो आप देखते हैं प्लीज़ मानिएगा मत. मेरे नाम से लेके, बर्थ डेट से लेके, हाइट से लेके, नेटवर्थ से लेके सब गलत लिखा हुआ है. सो आई नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, बट माय जर्नी हैज़ बीन अगेन अ वेरी सिंपल जर्नी. आई वाज बोर्न इन बॉम्बे. आई हैव अ ट्विन सिस्टर, ग्रू अप इन लुधियाना. तो हमेशा से हम लोगों को आर्ट का बहुत ज़्यादा शौक था. तो लाइक आई सेड पहले भी कि मम्मा पापा ने बहुत पुश किया. शी इज़ इनटू डांस एंड अब वो मेकअप आर्टिस्ट एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल. अनीका जी. अनीका जी. एंड At least that information is right. yeah, that is right, that is right. But और मैं म्यूजिक में आ गया. तो अगेन कीपिंग थिंग्स शॉर्ट, मेरा कभी मन नहीं था कि टू कीप इट लाइक एज अ प्रोफेशन. आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग दैट आई लव. इट्स अ हॉबी. गाने में रिलीज करना चाहता था जिंदगी भर, बट अब एकदम प्रोफेशनल हो गया सब कुछ. इट्स बिकम अ जॉब, इट्स बिकम वर्क. तो ऐसा नहीं था. 16 years की उम्र में आई स्टार्टेड राइटिंग सॉन्ग्स बिकॉज आई पिक्ड अप द गिटार. पहले भी गा रहा था, तो नेचुरली सॉन्ग राइटिंग ऑल्सो बिकेम दैट थ्री थिंग हैपेंड के गिटार भी हो रहा है, सिंगिंग भी हो रही है, सॉन्ग राइटिंग भी हो रही है. तो दैट हैपेंड एट द एज ऑफ 16. बाय द टाइम आई वाज इन कॉलेज, मेरे फाइनल ईयर कॉलेज में, उस टाइम पे मैं किसी को डेट कर रहा था. उसने काफ़ी पुश किया मेरे को कि अपना मैं गाना रिलीज़ करूँ एटलीस्ट एक. तो तब मैंने जाके बारिशें रिकॉर्ड किया था. इवन तो वो गाना मैंने लिखा था व्हेन आई वाज 17, बट आई रिकॉर्डेड इट मच लेटर व्हेन आई वाज 21. एंड दैट इज़ द वर्जन जो अब आजकल लोग सुनते हैं. द वर्जन दैट हैज़ 200 million streams on Spotify and all of those things was recorded for free at a tiny studio because I did not want to do it. मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को उस टाइम पे पुश किया था कि प्लीज़ कर ले रिकॉर्ड. So that is how the journey started. एकदम से वो गाना स्नोबॉल होने लग गया. Does she get a part of your royalty now? See how quick I was. To say no. That's the business acumen. Yeah, the business side. तो तब से वो गाना स्नोबॉल होने लग गया and it became the monster that it is right now. उसके साथ में मैंने और भी गाने लिखे, रिलीज़ करने शुरू किए. कोविड से, लॉकडाउन से जस्ट पहले 2020 में आयुष्मान एंड आई वी स्पोक एंड आई डिसाइडेड कि मैं अपना पूरा का पूरा जो मेरा बिजनेस में जब मैं काम कर रहा था, मैं सब कुछ बंद कर दूंगा एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन म्यूजिक नाउ. दैट वाज, इवन दो मैं एक सेंटेंस में बता सकता हूँ ये, बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन था और बहुत बड़ा डिसीजन था, जिसमें मैं अब जाना नहीं चाहता, बट बहुत बड़ा डिसीजन था मेरी लाइफ का वो. तो वो जब किया तो फिर म्यूजिक बिकेम द थिंग कि अब नाउ दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. तो 2020 में वहाँ पर से प्रॉपर्ली म्यूजिक जो During COVID. ड्यूरिंग कोविड. इवन दो कोविड बहुत गलत चीज़ थी बहुत लोगों के लिए, मेरे भी आसपास के लोगों को काफ़ी इफेक्ट हुआ था उससे, बट एक चीज़ में जहाँ पर अच्छा हुआ वाज द लॉकडाउन. कि स्टार्टिंग में मेरे को शोज़ में नहीं थ्रो किया गया, मेरे को कवर्स नहीं गाने थे, मेरे को कुछ नहीं करना था. आई हैड टाइम कि मैं अपने खुद के गाने लिख सकता था उस टाइम पे. तो मैंने खुद के गाने लिखे, डालने शुरू किए. उस टाइम पे मूवीज़ भी नहीं आ रही थी, तो आयुष्मान ऑलवेज सेज द सेम थिंग कि मूवीज़ नहीं आ रही थी, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक क्योंकि लोग रिलीज़ कर रहे थे तो वो हमेशा चार्ट्स के ऊपर ऊपर तक आ रहा था, तो लोग ज़्यादा सुन पा रहे थे. सो आई थिंक दैट ऑल्सो बूस्टेड द एंटायर थिंग. एंड तब से हाँ कर रहे हैं शोज़, छोटे छोटे शोज़ से बड़े बड़े शोज़. अब होपफुली और बड़े शोज़ करेंगे और गाने रिलीज़ करेंगे. मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ कुछ चीज़ें. जैसे आपकी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट क्या था? मेरी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट मेरा अभी ऑल इंडिया टूर चल रहा था. दैट वाज द फाइनल शो ऑफ द 10 cities दैट वी वर डूइंग. तो देयर वर अबाउट 8,000 9,000 पीपल देयर. वी फिल्ड अप दैट एंटायर अरीना, व्हिच इज़ अ वेरी बिग डील. मेरे को
मैं बता भी नहीं सकता। अभी फोटोज वगैरह जब डालूंगा तब लोगों को दिखेगा कि कितना सुंदर था वो, और वो कितनी बड़ी चीज़ थी हमारी पूरी टीम के लिए। 2 साल से हमारा वो प्लान था। Congratulations for that. थैंक यू। लोएस्ट पॉइंट मेरी ज़िंदगी का, आई थिंक आई विल से, 2 रहे हैं बहुत बुरे वाले। म्यूज़िक जर्नी का एक, एंड लाइफ का एक। लाइफ का, जब मैं अपना म्यूज़िक से, जब अपने बिजनेस से अपने म्यूज़िक में स्विच कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था मेरे लिए। बिकॉज तब बहुत कन्फ्यूजन थी, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, समझ नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ना है। कि इतने साल पापा ने बिजनेस करा था एंड वो नहीं चल पाया, तो दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। एंड जो दूसरा मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ज़्यादा लो पॉइंट था वाज, आई हैव सेड दिस बिफोर एज वेल, माय डैड पास्ड अवे When he was 17. when I was 17. I was just turning 18, उसके 1 महीने पहले he passed away. That was a very, very difficult time in my life, that entire, moment. So, yeah. And how do you handle like the toughest situations in your life? I mean, obviously these are the most tough, but there are more situations which keeps coming. Yeah, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली आती रहती हैं। दीज वर तो वेरी वेरी मेजर वंस। मेरे को ऑनेस्टली हैंडल नहीं करना है इनको। अभी भी वो एक ट्रॉमा या एक सैडनेस रहती है। अभी भी आप देखेंगे थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ मैं। आयुष्मान नोज, जब भी कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है लाइफ में, मैं आई स्टार्ट क्राइंग बिकॉज आई कॉन्ट टेक इट। बिकॉज इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं लाइफ में पहले, तो एकदम से ओवरफ्लो हो जाता है इमोशंस। सो अभी तक उसको हैंडल नहीं करना है मेरे को। बट छोटी प्रॉब्लम सीख रहे हैं। जो पहले बड़ी लगती थी प्रॉब्लम्स, अब वो छोटी लगने लग गई हैं। छोटी प्रॉब्लम्स तो इनसिग्निफिकेंट हो गई है, कुछ नहीं होता, चलता है, इट्स फाइन, मूव ऑन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। आदत पड़ जाती है। That's good. और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्यों शुरू किया म्यूजिकल करियर? पता है, आई विश मैं बोल सकता कि मेरे को बहुत प्यार था म्यूज़िक से, इस वजह से मैंने किया, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज अ नीड। मेरे को, आई नीडेड मनी। मेरे को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। आई नीडेड टू फंड माई लाइफ एंड टू लाइक गिव माई मॉम अ गुड लाइफ। एंड दैट्स द रीज़न वाई, जब बिजनेस में चीज़ें नहीं ठीक जा रही थी एंड थिंग्स वर लाइक रियली नॉट लुकिंग अप, तो आयुष्मान ने मेरे को एक बहुत अमेजिंग चीज़ बोली थी, जो कि आई कीप विद मी ओनली। इफ यू वांट टू टेल देम लेटर, यू कैन। आई कैन से इट। ही टोल्ड मी कि जितना तो पूरे साल में कमा रहा है, मैं तेरे को उतना एक रात में कमा के दूंगा। And he kept his promise by multiple times of that, honestly. So, and I was sold. I was like, ठीक है, this is what I need. But now it feels like I'm doing it for the love. मेरे को genuinely प्यार होने लग गया है वापस म्यूज़िक से, जैसा मैं पहले बचपन में था। जब मेरे को अपने गाने पसंद थे, मेरे को लिखना पसंद था, मेरे को बैठना पसंद था, गाने सुनने पसंद था, वो अब वापस शुरू हो गया है। मेरे को अच्छा लगने लग गया है कि मैं म्यूज़िक बनाता हूँ। मेरे को शोज़ में मज़ा आने लग गया है। मेरे को स्टेज पे अच्छा लगता है लोगों से मिलके। तो वो जो डर था, जो एक इनसिक्योरिटी थी कि लाइफ कहाँ जा रही है, वो थोड़ी सी अब स्टेबिलिटी आई है। तो आई स्टार्टेड एंजॉयिंग एवरीथिंग अराउंड मी, बट इट वाज मनी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अनूप, आप ये जो सच बता रहे हो ना, यही मेरे ख्याल से आपके म्यूजिक में भी है, इसलिए लोग कनेक्ट करते हैं। क्योंकि बनना बहुत आसान है, और जब आप बनने की कोशिश नहीं करते हो तो लोगों को वो फीलिंग कनेक्ट होती। तो आपने ये जो सच बोला ना अभी कि यार मैं झूठ क्यों बोलूं, मेरे को पैसे चाहिए थे, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड इवेंचुअली आई फेल इन लव। ये सच ही लोग नहीं बोल पाते, बहुत कम बोल पाते। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। कोई ऐसा सवाल है जो आप हमेशा से चाहते थे जब से आपने काम शुरू किया कि यार कोई मेरे से पूछे ये सवाल? ऐसा तो कोई सवाल नहीं है। आई थिंक लोगों ने काफ़ी सवाल पूछ लिए अब तक, काफ़ी इंटरव्यूज दे दिए। बट एक सवाल जो लोग ना कम पूछते हैं, वो कि बाकी सब तो ठीक है, कि मेंटल हेल्थ कैसी है, कि सब कुछ ठीक है। बिकॉज लोगों को समझ नहीं आता कि हम सब लोग नॉर्मल फैमिलीज से हैं, हम सब लोग नॉर्मल लोग हैं। ये कि जब आप एकदम से मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच रहे हो, उसके बाद जो हेट आती है, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जो लोग पॉजिटिव भी बोलते हैं, इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है। हमारी नॉर्मल ब्रेन है, इसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आप स्टोर कर लोगे, कितने लोगों की बातें, कितनी चीज़ें आप स्टोर कर लोगे। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जो आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है, जो लोगों को समझ नहीं आता, जो लोग पूछते नहीं है इसके बारे में कि तू ठीक है, कि मतलब सब कुछ सही चल रहा है लाइफ में। क्योंकि एक जो ट्रांजिशन होती है ना, जब आपको कोई नहीं जानता और आपको बहुत लोग जानते हैं, वो बहुत मुश्किल होती है ट्रांजिशन। एवरी आर्टिस्ट हैज़ टू गो थ्रू इट। पहले पॉजिटिव होता है सब कुछ, सबके लिए आप सबसे फेवरेट आर्टिस्ट हो दुनिया के। फिर आप थोड़ा अपने शेल से बाहर निकलते हो तो लोगों को समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। दे स्टार्ट हेटिंग यू कि यार ये इतनी सिंपल सी गाने बना रहा है, इसको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। उनको स्टोरी तो नहीं पता मेरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे म्यूज़िक का। तो वो लोग
बहुत बुरा बोलते हैं, जिस वजह से बहुत बुरा लगता भी है कि आपका पूरा का पूरा ज़िंदगी भर आपने एक चीज़ के लिए ट्राई किया, आप म्यूज़िक बना रहे हो अब और आप डाल रहे हो अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी स्टोरीज, और कोई आके बोलता है ये बेकार चीज़ है। एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स एज वेल। तो वो लोग नहीं पूछते, विच आई फील कि थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए इसके बारे में। सो अभी कैसा है आपका मेंटल स्टेटस एंड हाउ डू यू कीप इट गोइंग? लास्ट ईयर थोड़ा बुरा था, बिकॉज लास्ट ईयर काफ़ी चीज़ें हुई जिसकी वजह से बहुत पिवटल मोमेंट्स थे लाइफ में, बहुत ब्रेक थ्रू हुआ एकदम से, बहुत ऑडियंस आ गई एकदम से, समझ नहीं आया कैसे हैंडल करना है। लोगों ने काफ़ी बुरा भी बोला, काफ़ी अच्छा भी बोला, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। बट अब अगेन वही जो बड़ी प्रॉब्लम थी अब छोटी प्रॉब्लम हो गई, अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली रिसेंटली भी पापोन द आए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने एक अच्छी बात बोली विच कैन बी रिलेटेड टू दिस, कि पुराने ज़माने में नुक्कड़ होते थे, तो रोज शाम को लोग आते थे, अरे गुप्ता जी के ने ये किया, ने ये किया। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, इट्स जस्ट अ टाइम पास। हमारी जिंदगी में जो खराब चल रहा है तो हम लोगों के बारे में खराब बात करते हैं। अब नुक्कड़ वुक्कड़ थोड़े कम हो गए, अब सोशल मीडिया आ गया, तो हर आदमी जाके अरे तुम्हारी सो इट्स एक्चुअली नथिंग, इट्स देयर ओन फ्रस्ट्रेशन विच दे टेक इट आउट ऑन यू। तो आपको वो इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट रियल। मैं एक्चुअली मेरे को जो चीज़ विच इज़ कम्प्लीटली राइट जो है, जैसे आप कह रहे हैं, विच इज़ नॉट रियल, मैं यही सोचता हूँ कि आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट। मैं बहुत इंटरव्यूज़ देख रहा हूँ लोगों के। मैंने अभी अरिजीत का इंटरव्यू भी देखा था। आई हैव सीन टेलर स्विफ्ट के इंटरव्यूज़, आई हैव सीन सो मेनी इंटरव्यूज़, सबसे बड़े आर्टिस्ट अपनी कंट्रीज़ के, सबसे बड़े आर्टिस्ट ग्लोबली। अगर उनको भी लोग हेट कर सकते हैं, उनके बारे में लोग बुरा बोल सकते हैं, जिसने शायद टेलर स्विफ्ट जैसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इकोनॉमीज चेंज कर दी शायद अमेरिका की, लाइक इन सिटीज एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इतना इम्पैक्ट उनका टाइम पे, आई थिंक वो नंबर 1 शी इज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर और समथिंग लाइक दैट। इफ शी कैन गेट हेटेड, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, माइन्यूट आर्टिस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ इन सबके सामने, तो फिर तो कुछ नहीं होता। इट्स ओके, काम करो अपना, आगे बढ़ो। अभी आयुष्मान के पास चलते हैं। आयुष्मान 2020 तक की जर्नी उन्होंने बता दी। जब 2020 में आपको अनूप मिले, आपने उनको अप्रोच किया, उन्होंने आपको अप्रोच किया? डिड यू स्काउट हिम, डिड ऑल द मैथमेटिक्स एंड रिसर्च? आई नो हिम फ्रॉम वे बिफोर। ये मेरा कॉलेज में जूनियर था, 1 साल जूनियर हो। तो कॉलेज में मोन्टाज नाम का एक क्लब था जिसमें वो कॉलेज की जो सोसाइटी होती उसमें आई थिंक अनु वाज अ पार्ट ऑफ दैट। आई वाज हेडिंग द म्यूजिक टीम। हाँ, और जब भी कोई कॉलेज में शो होता था सब बोलते थे अनूप एक गाना गा दो, ये कर दो, वो कर दो। सो आई नो हिम फ्रॉम दैट टाइम। मैंने उसकी जर्नी बहुत टाइम तक ट्रैक नहीं की थी। फिर 2019 में मैंने रिहा सुना था पहली बार, और फिर मैंने उसको उस दिन मैसेज किया था दैट आई लव्ड योर सॉन्ग एंड यू नो इट रियली टच्ड मी अ लॉट एंड आई लव्ड व्हाट यू आर डूइंग एंड जस्ट कीप गोइंग। तब कोई इंटेंशन नहीं था 2019 में मैनेज करने का, नहीं करने का, तब बस ऐसे ही चल रहा था। नितिन जो मेरा पार्टनर है, मेरी टीम से भी है, वो अनूप का प्रॉब्ली सबसे बड़ा फैन है पूरी दुनिया में। उसने झगड़ा किया था हम लोग के साथ ऑफिस में कि ये इधर ही आएगा और मैं इसको साइन करूंगा, और तब हम लोग की टीम बहुत छोटी थी, हम लोग के पास बैंडविड्थ भी नहीं था कि हम लोग बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम कर पाए। तो हम लोग बहुत सोच समझ के डिसाइड करते कि अगर किसी के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पर नितिन सबसे झगड़ा, और मैं और नितिन ने एकदम डिसाइड कर दिया कि नहीं ये तो करना ही है। देन नितिन रीच्ड आउट टू अनूप सेइंग दैट यू नो इफ यू आर लुकिंग फॉर मैनेजमेंट वी वुड रियली लाइक टू वर्क with you, and I think that's how Anup came, met us. मैंने उसको बहुत बड़ा, उसने स्टेटमेंट तो बोल दिया कि एक रात में कमवा दूंगा। मुझे नहीं पता था उसके 3 हफ्ते बाद लॉकडाउन होने वाला है, तो मेरी तो फट चुकी थी थोड़ी, बट that's how we had actually started. तब से सर it's been incredible. जब अनूप हम लोग से मिला भी था, उसने एक गाना अपना बजाया था हम लोग के लिए, मौलाद। सारे गाने सुने। इट्स माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ ऑल टाइम बिकॉज आई आल्सो लॉस्ट माय फादर। आई फील वेरी डीपली कनेक्टेड टू दैट सॉन्ग। और अनूप ने वो गाना तो ऑब्वियसली पंजाबी में गाया, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी है नहीं। मैंने उससे पूछा था गाने का मतलब बता दे मुझे, मतलब इतनी अच्छी पंजाबी नहीं, पूरा ठीक से एक बार समझा दे। तो उसने हर एक लाइन गाते गाते उसको एक्सप्लेन करते हुए मुझे पूरा वॉइस नोट भेजा कि ये लाइन का ये मतलब है। और वो वॉइस नोट अगर मैं किसी को आई थिंक मेरा ड्रीम होगा एक दिन वो वॉइस नोट रिलीज करने को एज अ सॉन्ग, बिकॉज आई फील लाइक द इमोशंस दैट वॉइस नोट हैज इज द प्योरेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मैं ऑब्वियसली मार्केटिंग वाला आदमी, मैंने वो वॉइस नोट लिया, उसको साउंड क्लाउड पे अपलोड किया, और इसके पहले अनूप को कोई प्लेलिस्टिंग कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसे नहीं मिली थी,
और हम लोग मौला रिलीज करने वाले थे, उसको हम लोग को पिच करना था सबको। तो मैंने वो वॉइस नोट सबको साउंड क्लाउड का लिंक डाल के ईमेल में, जो मैं पिचेस भेजता हूँ स्पॉटिफाई को, एप्पल को, सावन को, हम लोग ने उस पर वो वॉइस नोट भी दे दिया कि आप गाना तो सुन लेना, बट आप गाने के पहले एक बार ये, मतलब आप गाने के साथ साथ ये वॉइस नोट भी सुन लेना, आपको हो सकता है वो कनेक्ट करे। और द काइंड ऑफ लव वी गॉट फ्रॉम एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म एट दैट टाइम, बिकॉज दे वर सो टच्ड बाय दैट सॉन्ग एंड द एंटायर स्टोरी। वो गाने को बहुत प्यार मिला, इट गॉट पुश्ड अ लॉट, क्योंकि वो इतना पुश हो गया उसके वजह से बारिशें, ऑल ऑफ अ सडन आपका एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग इन योर फेवर. So I think that's where the initial first big peak for बारिशें started coming in. फिर हम लोग obviously एक गाने पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम लोग अनूप के पीछे पड़ गए कि एक और गाना दे, तुरंत एक और गाना दे. तो लकली वो समय आई थिंक अलग आसमान लिख रहा था और उसने जल्दी से वो खत्म किया. वी देन पुट दैट आउट. उस पर सडनली इतना सारा प्यार आने लग गया. तो उस तब तक हम लोग को पता था कि अभी बैंक में अपने पास 6-7 गाने हैं, 30-40 मिनट का शो तो निकाल सकते हैं आराम से. बारिशें 2-3 बार गवा देंगे, अगर कुछ नहीं हुआ उससे काम हो जाएगा. तो ये सही है. हाँ, क्योंकि हम लोग बहुत क्लियर थे कि हम लोग को कोई कवर्स नहीं करने. और पहले शोज आप कर रहे हो तो आपको कॉस्ट भी थोड़ा कंसिडरेशन में रख के करना है. तो मैंने बोला चलो इस बार कोई बैंड नहीं लेके जाते, अगली बार देखते हैं अगर बैंड की जरूरत होगी. अभी गिटार के साथ कर ले, 6 गाने ही है, क्या फर्क. बट यू नेवर वांटेड टू हैव अ बैंड. ही डिड एट वन पॉइंट. हमारी कल भी डिस्कशन हो रही थी थोड़ा म्यूजिक. इसका भी स्टोरी बताऊंगा बैंड का कि हम लोग के कैसे झगड़े हुए हैं ये टाइम पे. वी डिड अ टूर एट दैट टाइम. हिज फर्स्ट एवर शो वाज इन दिल्ली. 500 tickets was our capacity. We sold out fully. Probably one of the most intimate yet one of the loudest shows I have been to in my life. सबके सब सुपर फैंस, सबके सब पागल जैसे चिल्ला रहे हर एक गाना. वो वीडियो अभी तक मैं कभी कभी देखता रहता हूँ और मैं उसको देख के पागल हो जाता हूँ. और वैसे ही हम लोग ने बहुत सारी सिटीज उसके बाद बैक टू बैक टूर की. वो सब बड़े होते गए. फिर उसके बाद हम लोग ने बीच स्ट्रीट नाम का एक फेस्टिवल है दिल्ली में, जहाँ पे there were 21,000 people who had come. That was his biggest show in terms of audience till date. वो शो हो गया 21,000. Wow. And it was obviously a festival lineup. On the same lineup there was Lisa Mishra, there was Aiden, there was Yash Raj. और उसके एक दिन पहले भी वहाँ पे था और वहाँ पे 3,000 लोग आए थे, और उसके एक दिन बाद भी था, अगले दिन 6,000 के आसपास आए थे. तो हम लोग समझ गए थे कि majority of the audience is coming only to watch Anuv. And that's when we all, मतलब हम लोग थोड़े पागल हो गए कि ये क्या हो रहा है exactly. और वो शो के हम लोग को बहुत अच्छे पैसे भी मिल गए थे और हम लोग सोच रहे हैं ये प्रमोटर कैसे इतने पैसे दे रहा है. मतलब हम लोग ने मजाक में मांग लिया, उसने दे भी दिया. तो तब हम लोग समझ गए कि नहीं, ये टिकट वर्सेस जो टिकटिंग डेटा जो इतना इंपॉर्टेंट है, विच वी प्रोटेक्ट सो मच नाउ और विच वी आस्क फॉर सो मच नाउ, उससे हम लोग समझ में आ गया कि प्राइसिंग अब तो थोड़ी अच्छे से कर सकते हैं. एंड उसी शो पे there were 21,000 people singing every song word for word. तो वो शो खत्म हुआ और अनूप बोल रहा था कि सब तो बहुत अच्छा गया, सब तो बहुत अच्छा गया, बट साउंड आप लोगों को इतना खाली नहीं लग रहा है कि मैं सिर्फ गिटार बजा रहा हूँ, इतना खाली साउंड नहीं लग रहा है. और मैंने बोला नहीं भाई, यू हैव द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट, यू हैव 21,000 पीपल का वॉइस, व्हाट मोर डू यू वांट. आई मीन दैट्स योर क्राउड सिंगिंग वर्ड फॉर वर्ड is the best instrument you can ever have on stage. And Anu is not convinced. He's like नहीं ये नहीं हो सकता है. फिर हम लोग एक आफ्टर पार्टी में पहुंचते हैं और वो आफ्टर पार्टी पे 2-3 लड़कियां वहाँ पे खड़ी हुई थी जो टिपिकल अनूप टीजी में फिट होते हैं, और वो सब शो पे भी थे. तो मैंने सबसे पूछा कि तुम लोग, और अनूप को लेके जाके पूछा, तुम लोगों को कैसा लगा ये शो? डू यू थिंक देयर शुड बी मोर पीपल ऑन स्टेज? डू यू थिंक इट्स रिक्वायर्ड एट ऑल? और सबने मना कर दिया एकदम. तब अनूप जाके कन्विंस हुआ कि ठीक है, इसके बिना भी कर सकते हैं. तो मैनेजर की बात पे कन्विंस नहीं हुआ. हाँ, उन फीमेल ऑडियंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ऑडियंस नॉट फीमेल फैंस, ऑडियंस. लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं शोज पे वैसे भी. उसके बाद भी पुट आउट अ लॉट मोर म्यूजिक. हम लोग ने उसके बाद से ब्रांड्स करने चालू कर दिए, उसका इंस्टाग्राम बहुत बड़ा हो गया. ब्रांड्स के साथ एक्टिविटीज करने लग गए. अनूप और मैं हर साल के स्टार्टिंग में डिसाइड करते कि इस साल हम लोग को ये गोल्स हिट करने हैं, और वो काफी अनअटेनेबल भी हम लोग कभी कभी कुछ चीजें डाल देते हैं जो थोड़े अनअटेनेबल लगते हैं उस टाइम पे, बट समहाउ होते जाते हैं. और मुझे उसका डर लगता है कि ये सब होते जा रहा है, एक दिन वो मुझे बोलेगा कि ये एक चीज नहीं हुई तो हाँ भड़क जाएगा. बट टचवुड एवरीथिंग हैज बीन गोइंग पर the way at least we discuss, and way beyond that as well.
हुस्न इज ऑब्वियसली एक बहुत Congratulations first as well. थैंक यू सो मच हम लोग के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मोमेंट है. या I don't think anyone expected it to become as big as it is. And वो एक गाने की वजह से पूरा कैटलॉग वापस, I mean, all artists should understand it कि आप जितने गाने डालोगे उससे आपका पूरा बैक कैटलॉग भी वापस और अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है. तो हुस्न is currently number 2 in India. But at the same time, Alag Asman is charting in the top 50, Barish is charting in the top 50, Gul is in the top 100, Mazak is in the top 200. So all of a sudden उसके इतने, I mean, 4 million monthly listeners to almost 10 million. 10.5 हाँ, मैं बोला ना डेसिमल के साथ बताएगा. 10.5 million monthly listeners in a period of 45 days. उसकी सोशल मीडिया 65% से बढ़ गई है पिछले 45 डेज में जब से गाना है. तो इट इज ब्यूटीफुल, इट इज इनक्रेडिबल, एवरीथिंग आई थिंक ही वांटेड टू डू. मेरा एक ड्रीम था अपने बचपन का कि मुझे फोर्ब्स 30 अंडर 30 पे आना था, और वो मेरे लाइफ में तो नहीं होने वाला है मुझे लग रहा है. बट You are 26 now? आई एम 29. Same age. I'm just a year 28. younger. तो बट अनूप गॉट ऑन टू दैट लिस्ट लास्ट ईयर, और आई डोंट नो व्हाट बॉन्ड आई हैव विद हिम, बट वो जैसे ही आया था मैं रोने लग गया था कि ये क्या हो रहा है. एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम एंड आई कॉल्ड हिम. और मतलब आई थिंक लाइक मैं अपने सपने उसके थ्रू भी जी पा रहा हूँ. SCI डोम मेरा फेवरेट वेन्यू है. I can feel that. I can understand that feeling because we had the same feeling when we did our show 10 साल पहले, पहली बार बॉम्बे में. एक ही वेन्यू है, कोई इंडोर वेन्यू ही नहीं है इतना बड़ा, और वहाँ जब खड़े होकर परफॉर्म करो और पहली बार जब आप क्राउड को देखते हो तो इट गिव्स यू गूज बम्स. ऐसा लगता है कि यार यू अराइव्ड इन लाइफ. यार ये इसी के लिए तो कर रहे थे सब कुछ. Yes. What made you decide you want to sign with them? So नितिन ने मेरे को एक्चुअली पहले भी पूछा था एक बारी, बट ही वाज नॉट वर्किंग विद रिप्रेजेंट एट द टाइम. वो आई थिंक कहीं और काम कर रहा था, तो तब मैंने मना कर दिया था. बट वो फिर भी कांटेक्ट में था मेरे साथ में, बट मेरा मन नहीं था. मैं उस टाइम पे अपने ऑफिस में बिजनेस में काम कर रहा था, तो मैंने कहा जैसे मेरे को प्रोफेशनली नहीं करना था ये, तो मैंने इसको मना कर दिया था. बट जब नितिन ने थोड़े महीनों के बाद रिप्रेजेंट ज्वाइन किया एंड उसने मुझे बोला कि आयुष्मान है, तो देन आई वाज लाइक ठीक है, कर सकते हैं. मेरे को नहीं मालूम था कि आयुष्मान आर्टिस्ट को मैनेज करता है या ऐसे कुछ भी. आई जस्ट न्यू हिम बिकॉज ही वॉज माई सीनियर इन कॉलेज. तो मेरे को था कि कोई ट्रस्टेड पर्सन है. मेरे गाने क्योंकि मैं खुद ओन करता हूँ सारे राइट्स, एवरीथिंग, इट विल बी सेफ विद दिस वन पर्सन. ही केम ऑफ एज समबडी हु वाज वेरी जेन्युइन एंड ऐसा लग रहा था. और मैं आई न्यू ऑफ हिम बिकॉज उस टाइम पे हमारा कॉलेज फेस्ट होता था. ही वाज एट अ वेरी हाई पोजीशन इन द कॉलेज फेस्ट आल्सो. आई थिंक यू वर हैंडलिंग समथिंग ना ओवर देयर. VCP. हाँ, VCP कॉलेज फेस्ट में. तो मैंने सुना था कि हाँ, ही नोज लाइक पीपल एंड ही नोज बिग पीपल एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. मैंने कहा ठीक है, चलो ये ठीक लग रही है चीज़, आई गेस, तो कर सकते हैं काम. तभी भी उनके साथ भी, मतलब आयुष्मान के साथ भी मैंने ऐसे इमीडिएटली हाँ नहीं बोला था. हमारी काफ़ी डिस्कशन तभी भी हुई थी बिकॉज मेरे को सही चीज़ करनी थी प्रॉपरली. बट देन वंस ही made the promises that he made, I was, like I said, I was sold. And you were self-managed before that. Yeah, self-managed. So everything you used to I was do doing it everything on my your own. Yeah. Okay, fantastic. आयुष्मान, आपने बोला कि आपने गानों को Spotify, Jio Saavn, सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को भेजा वॉइस क्लिप. बहुत सारे यंग मैनेजर्स हैं और अब क्या है कि सबको शॉर्टकट चाहिए. सब जानना चाहते हैं कि ये बेचते कैसे हैं. You know, how does this actually happen of playlisting the song? Can you throw some light here? This is So for a upcoming artist, it's pretty straightforward. आप अगर उनकी टीम को डायरेक्टली ईमेल करोगे, आपको अनलाइकली है कि कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा. बट बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के उनके खुद के आईडीज मेंशन्ड है उनके वेबसाइट पे. Spotify का तो सबसे इजी उनका खुद का पिच टूल है. Amazon का भी खुद का पिच टूल है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं. एप्पल में सब डिटेल्स आपको उनके वेबसाइट पे मिल जाती है, उनके एडिटोरियल आईडी. सिर्फ एक बार नहीं पिच करना, आपको रेगुलरली उनसे फॉलो अप करना है, आपको भेजते रहना है. यू कैन ट्राई टू रीच आउट टू द टीम एज वेल. आई डोंट थिंक दैट इज करेक्ट राइट एट द स्टार्ट बिकॉज यू शुड गेट सम काइंड ऑफ डिस्कवरेबिलिटी योरसेल्फ बिफोर यू गो आउट टू डू इट. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. आप गाना डालो, आप उसको डालने के पहले से ही आप उसके 2 हफ्ते पहले से पिच करना चालू करो. एंड हो सकता है आपके पहले गाने पे नहीं मिले, हो सकता है आपके दूसरे गाने पे नहीं मिले, बट अगर आपका गाना अच्छा है तो वो एक तो वो खुद से पिकअप हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं है. लाइक आई टोल्ड यू, बारिशे पे 0 प्लेलिस्ट थे एंड इट वाज स्टिल एट अबाउट 5-7 मिलियन स्ट्रीम्स एट दैट टाइम. you re-released Barisha as well, right?
We did an acoustic वो एक version. अकूस्टिक वर्जन Acoustic रिलीज version. किया था अभी. तो आप गाना डालो, अगर वो अच्छा है वो वैसे भी पिकअप होगा. They are tracking everything. They know exactly which song has been streamed how many times in a particular region to know कि अच्छा इसको यूज कर सकते हैं. तो उनका डेटा साइंस तो बहुत स्ट्रांग है. आपको बस वो इनिशियल लिसनर्स लाना है और उसके बाद खुद से सब हो जाता है. कोई मैजिक टूल है ऐसा? कोई ऐसा रिप्रेजेंटिंग मैजिक टूल है, आप वो ट्राई कर सकते हो. सो लेट्स अज्यूम मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ अभी, मुझे एज एन आर्टिस्ट साइन होना है रिप्रेजेंट से, व्हाट डू आई डू? ये मैं सवाल बहुत बार पूछ चुका हूँ. Learn about everything first. Put out 3-4 songs on your own. Get some proof that your music has moved any number of people. It doesn't have to be a very big number. Understand the process. उसके बाद आप आओ. एंड डू आई हैव टू बी इंडिपेंडेंट और? Not really. सबको लगता है कि हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं क्योंकि अपने मेजोरिटी सब इंडिपेंडेंट है. बट अगर आप कोई लेबल के साथ भी साइंड हो, why would we not want to work with you? जैसे आप काफी आर्टिस्ट को मैनेज करते हो, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हेन इट कम्स टू अनूप, कि यार ये तो हमको करना ही और ये बिल्कुल नहीं करना है? सर, उसकी पर्सनालिटी इज एग्जैक्टली द पर्सन ही इज, एंड दैट इज द पर्सन ही इज ऑन द इंटरनेट एज वेल. उससे दूर कोई भी चीज़ है उसके साथ हम लोग को काम नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल बेटिंग टाइप का चीज़ हो गया, वो नहीं करता है तो वो उसके साथ उसका करने का कोई सेंस नहीं बनता है. ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल. तो अगर कोई चीज़ में आपको प्रोसेस नहीं दिख रहा है, आपको लग रहा है कि सामने से कोई प्रोसेस ठीक से नहीं फॉलो किया जाएगा, तो वो नहीं करना है. अब हम लोग के गोल्स है कि हम लोग को अपना जो हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग को और बड़ा करना है. तो हम लोग कैसे और बड़ी चीज़ें कर सकते हैं जिससे अनूप का ग्लोबल इम्पैक्ट थोड़ा ज़्यादा बढ़ पाए. तो बी इट एसोसिएटिंग विद समथिंग लाइक द यूएन इन सम वे और द अदर. अ लॉट ऑफ दीज एस्पिरेशनल लिस्ट, जैसे फोर्ब्स 30 अंडर 30 की मैंने बात की थी. बहुत सारी मैगजीन्स अभी भी बहुत एस्पिरेशनल है एक आर्टिस्ट का इमेज या एक प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए. तो वर्किंग विद GQ मैगजीन फॉर एग्जांपल, ये सब चीज़ें पे हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को अनूप का इम्पैक्ट, हिज ब्रांड का इम्पैक्ट और बड़ा करना है. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू मेक श्योर कि वो जब कर रहे हैं उसमें वो बहुत ऑथेंटिक रहे, उसमें वो हम लोग उसको चेंज ना करें. तो अगर कोई चीज़ ऑथेंटिकली फिट हो जाती है तो हम लोग करने को तैयार है, वरना हम लोग को उससे दूर रहना ज़्यादा. जैसे आपने बोला, तो इफ आई कैन ब्रेक इट डाउन, लाइव है. लाइव में भी आप लोग हर तरीके के शोज करते हो या सिर्फ टिकटेड कॉन्सर्ट करते हो? ओनली टिकटेड शोज. उसने लाइफ में एक शादी की है जो मेरी है और मैं उसको और करने नहीं दूंगा. वो उस पे सिर्फ मेरा हक है और मैं वो और शेयर नहीं होने दूंगा. It doesn't do corporate shows, is it? We've done one corporate show till now, but again वो अपने खुद के गाने गा रहा है. तो अगर कोई ऐसी corporate है जिसमें the workforce is a lot younger, we'll be more than happy to do it. Corporate का कोई problem नहीं है. Colleges and festivals you must be doing. Colleges and festivals we've done a lot earlier. We've reduced that drastically now, क्योंकि अब हम लोग को अपने खुद के शोज पे ज़्यादा फोकस करना है. हम लोग चाहते हैं कि लोग हम लोग के शो का टिकट लेके वहाँ पर है. तो अगर कोई सिटी है जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच सकते या हम लोग को वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम लोग खुद का शो वहाँ पे कर पाए, तब हम लोग वहाँ पे कॉलेज या कोई फेस्टिवल रूट के थ्रू डेफिनेटली. और अभी अगर आप एक कोई शो करते हो, हाउ डू यू डिसाइड द सिटी, द वेन्यू, द टिकट प्राइसेस, हाउ मच विल यू चार्ज फॉर द शो? सर, ये जो हम लोग ने लास्ट टूर किया था, वी हैड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल पार्टनर्स इन पेटीएम इनसाइडर. उनकी टीम ने ऑब्वियसली बहुत सारे शोज प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो उनको कुछ हद तक उनको पता है कि इतने लोग आ सकते हैं. उनके पास अनूप का पास डेटा भी है कि वो कौन सी सिटीज़ में गया हुआ है और उस पर कितने टिकट्स एक्चुअली बिके थे. तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आपको पता चले. हम लोग अनूप का सोशल मीडिया और स्पॉटिफाई डेटा बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं. सब आर्टिस्ट का बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं टू चेक कि कौन सी सिटीज़ में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन से मार्केट्स में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, कौन सा गाना कहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है. उसके बेसिस से हम लोग को थोड़ा बहुत एस्टिमेशन मिल जाता है कि दिस इज़ द कैपेसिटी वी कैन गो फॉर. वेन्यूज़ हम लोग बहुत पिकी है अबाउट देम. समथिंग विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल, समवेयर वेयर उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी यंग भी है, तो जहाँ पे बच्चे भी आ पाए, where they can feel safer. तो हम लोग उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि द वेन्यू समथिंग जहाँ पे एज का रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा ना हो, और सेकंड जहाँ पे सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्ट ऑप्शन ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो. हम लोग उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं. एंड टिकट प्राइसिंग पे हम लोग के पास डेटा है कि
शोज पे ऐसे परफॉर्म किए हुए हैं। हम लोग फेजेस में काम करते हैं, तो हम लोग एक अर्ली बर्ड थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल बना देते हैं ताकि जो सुपर फैंस है, जो यंगर फैंस है, वो लोग जल्दी से ले ले। और उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे कि हम लोग ने कितने टाइम में वो टिकट्स मूव किए और कैसा रिस्पॉन्स है, बेसिस ऑफ दैट वी कीप इंक्रीजिंग आवर प्राइसिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ इट्स गोइंग। वी ट्राई टू, व्हेन वी बजटिंग द शो, वी ट्राई कि 2 फेजेस के अंदर हम लोग का ब्रेक इवन हिट हो जाए, क्योंकि हम लोग को उतना कॉन्फिडेंस है कि 2 फेज तो हो जाएंगे, और अगर उससे ऊपर जाए तो इवन वेरी। और जैसे जो कल हम लोग ने शो किया था वो 6 फेजेस तक पहुंच गया था अल्टीमेटली। तो 6 बार हम लोग ने प्राइस, 7 बार इंक्लूडिंग हॉलीवुड, हम लोग ने वो प्राइसिंग बढ़ाई है बिकॉज हम लोग को दिख रहा था कि वैसा डिमांड आ रहा था। So you work on a fixed fees model or you work on a variable? We don't work on a fixed fee model. In some cases, जैसे फेस्टिवल्स हो गए तो उन पे Correct. करना ही पड़ता है, बट इन मोस्ट अदर केसेस वी वर्क ऑन अ मिनिमम गारंटी कि इतना आर्टिस्ट के पास सिक्योर्ड है, एंड देन अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल पीएनएल। और अगर हम बोलें कि मिनिमम आपके पास कितना बचा है एज एन आर्टिस्ट फीस इस मॉडल में, और मैक्सिमम का भी कितना मिला आपको शो का? मैं टिकटिंग के साइड पे बता देता हूँ कि मिनिमम टिकटिंग रेवेन्यू कितना हुआ था। शो फीस का अनुभव आपको बता देगा। मिनिमम टिकट्स वी आर सोल्ड इन एनी शो इज आई थिंक 5,60,000। जो हम लोग का पहला टूर हुआ था उसमें से कोई एक सिटी में 5,60,000 की टिकट्स बिकी थी, तब अनूप 2 लाख रुपए की फीस लेता था। और मैक्सिमम जो हम लोग ने टिकट सेल्स खुद के शो पे किया हुआ है वो हम लोग ने कल रात को किया था। It's close to 1.7 crores in tickets sold Wow. at a Incredible. average ticket price of 22 to 2,300 rupees, which is on the higher side again. But yeah, that's the maximum revenue generated from Anu's own solo show. उसने मैक्सिमम और मिनिमम फी कितनी ली है कोई शो के लिए वो आपको बता सकता है। तो मिनिमम फी जो मैंने चार्ज करी है वो वॉज बिफोर आयुष्मान केम इनटू द पिक्चर। मैंने एक शो करा था चंडीगढ़ में फॉर 100 पीपल। उसके अंदर मैंने अराउंड 10,000 रुपीज़ लिए थे, और मुझे तभी भी लग रहा था अरे मैं कितना ज़्यादा चार्ज कर रहा हूँ, आई होप आई एम नॉट चीटिंग दीज पीपल और लाइक आई एम नॉट लाइक सेइंग समथिंग। तो तब मेरा जो प्रोड्यूसर है और मेरा दोस्त है, मैं उसके पास गया था। मैंने कहा था कि इस 10,000 ठीक है, कुछ समझ तो था नहीं कि कितना 5 लूँ 10 लूँ, तो कहा था 10,000 इज़ फाइन, इट्स फाइन। शायद थोड़ा मांगता ज़्यादा तो ज़्यादा दे देते, बट इट्स ओके। उसके बाद अब वी हैव स्टार्टेड चार्जिंग, जो मेरी अभी की इस टाइम पे फ़ी है रेंजेस बिटवीन around 30-35 because depends on the kind of city where we are going, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सिटी में जा रहे हैं, या फिर venue capacity कितनी है, कितना cap है, and all of those things. So around 35. And that's like a fixed fees, and then obviously if it performs Yeah, well, then उसके बाद it keeps adding. Congratulations, very good है। अभी आप लोग दोनों के लिए अगर मैं पूछूं कि आपके और आपके लिए, दोनों के लिए अलग अलग डील ब्रेकर क्या है किसी भी रिलेशनशिप का? Like when you are working with a manager, what's like a deal breaker? ये है तो मेरे को नहीं करना, और for you as well. मेरे को ऑनेस्टी पसंद है बहुत ज़्यादा। तो अगर कुछ गलत भी हो जाता है मैं बहुत फॉरगिविंग हूँ। आई विल बी लाइक कि चलो कुछ नहीं होता, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मगर अगर ऑनेस्टली मेरे को नहीं बताएंगे तो मुझे बुरा लगता है कि डरो मत, हम एक ही बोट में, हम एक ही चीज़ को सक्सीड करने में लगे हुए हैं, तो वी हैव टू हैव द डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस ऑल्सो। तो जो भी मेरे साथ वो मुश्किल कॉन्वर्सेशंस कर सकता है, कोई गड़बड़ हो गई या कभी कुछ हो गया। मेरी हालांकि आज बात हो रही थी, यहाँ पर तन्वी भी बैठी हुई है, शी इज़ माई प्राइमरी मैनेजर। तो हमारी ये बात चल रही थी कि जब कुछ गलत भी हो गया मेरे को सच सच आके बता दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा डांटूंगा बट इट विल बी फाइन। बट उसके रेपरकशंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये मेरा डील ब्रेकर है कि गलती भी हो जाए मेरे को सच सच बता दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयुष्मान, for you? सर आई थिंक डिसरिस्पेक्ट सबसे बड़ा डील ब्रेकर है। अगर कोई कंसिस्टेंटली बदतमीजी से टीम से या मुझसे या किसी से भी बिहेव करे या बात करे, वो सबसे ज़्यादा डील ब्रेकर है। वो काम नहीं करना चाहते। True. और क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते हैं आप लोगों के बीच में, काफ़ी बार डिसएग्रीमेंट्स भी होते होंगे। आप लोग कैसे हैंडल करते हो? मेरी बात सुनते हैं। बहुत आर्ग्यू करते हैं, बट एंड में ऑब्वियसली उसका लाइफ है, उसकी डिसीजन है। बट जब तक दोनों ने, हम लोग के डिसएग्रीमेंट्स भी सर बहुत प्यार से होते हैं। मतलब आई डोंट थिंक लखनवी भाषा में होते हैं? नहीं में नहीं होते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से होते हैं। तो और एंड में सर
आर्टिस्ट और मैनेजर का रिलेशनशिप इज सो नाइस कि अगर एक सक्सीड करेगा तो ही दूसरा सक्सीड करेगा. ऐसा नहीं है कि मैं उसके बिना सक्सीड कर सकता हूँ. दैट इज नॉट द केस एट ऑल. तो a manager is always only thinking in the best interest of his artist, not for themselves. तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है या अगर कोई फीडबैक भी उसको हम लोग दे रहे हैं तो वो भी जानता है कि वो उसके लिए ही दे रहा है. True. तो we handle it very. तो ऐसा बहुत बार होता है कि क्योंकि एज अ मैनेजर आपका होता है काम सजेस्ट करना चीज़ें. एक आर्टिस्ट, ये सबको समझने की जरूरत है, एक आर्टिस्ट होता है जिसको इवेंचुअली डिसीजन सारी की सारी लेनी है. अगर आप लीडर हो या आप स्पेयर हेड कर रहे हो चीज़, क्योंकि आपके खुद के करियर की बात है, आपकी खुद की स्टोरीज है, आपके खुद के गाने हैं, सो यू हैव टू टेक द फाइनल डिसीजन. बट इतनी बार होता है कि जैसे मैं कभी कभी गलत हो जाता हूँ, बट मेरी टीम आके मेरे को बताती है कि नहीं हमें ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एंड दैट इज़ द करेक्ट वे. तो एक बहुत म्यूचुअल सा आई थिंक एफर्ट होता है. कभी उनकी बात सुनी जाती है, कभी मेरी बात सुन लेते हैं. आई थिंक ऑफ हिम एज लाइक अ बिग ब्रदर. तो whenever he comes on board कोई आइडिया देने के लिए या कुछ बताने के लिए, तो मैं बहुत इंटेंटली सुनता हूँ और मैं समझता हूँ कि why exactly is he saying that. And most of the time जब वो मुझे कुछ कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि because he comes. तन्वी बहुत कंप्लेन करती है कि उसने कोई चीज बोली और उसने मैं नहीं मना कर देता हूँ, फिर आयुष्मान आके बोल देता हूँ मैं हाँ बोल देता हूँ. बट ऐसा काफी बार होता है बिकॉज आई ट्रस्ट हिज वर्ड. एंड धीरे धीरे जैसे अब तन्वी है, हमारा भी रिलेशनशिप इज ग्रोइंग. मेरा एक ट्रस्ट आने लग गया है उसके ऊपर कि हाँ वट एवर डिसीजन वो ले रही है वो मेरे पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा. तो अब मैंने उसकी बात भी काफ़ी अच्छे से सुननी शुरू कर दी है, तो अब मैं इतना मना नहीं करता. और आई डोंट थिंक अभी तक कोई भी क्लाइंट अनु से डायरेक्टली, ही इज वन ऑफ द पीपल जो चाहे जो भी फोन करे, लाइक बहुत आर्टिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है कि उन लोग खुद से बात करना चाहते हैं. और आपने भी ये बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग को कुछ ज्यादा ही पसंद होता है वो चीज करना. उसके केस में उसको बिल्कुल नहीं करना है. उसको पता है कि वो किसी को पैसे दे रहा है ये काम के, और वो चाहता है कि वो लोग ही उसको प्रोफेशनली हैंडल करे. तो चाहे कुछ भी हो, वो क्लाइंट से कभी खुद से बात नहीं करेगा. वो बोलेगा मेरी टीम यहाँ पर है, आप उनसे बात कर लो, और अगर आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उनको बोल दूंगा. हाँ, आई थिंक मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि आपकी मैनेजमेंट और आपके रिप्रेजेंटेशन को उतनी ही इज्जत मिलती है जितनी आप देते हो. क्योंकि इफ यू डोंट बिलीव इन देम नोबडी विल. इट्स एज सिंपल एज दैट फॉर मी. आपकी टीम में भी कौन कौन लोग हैं अनूप के साथ जो काम करते हैं? व्हाट इज योर टीम लुक लाइक और क्या क्या करते हैं वो लोग? सो आयुष्मान जो कि सारी की सारी मेजर चीज़ें ओवरसी करनी होती हैं, ही डज दैट. ही टॉक्स टू ऑल द DSPs जो भी हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स होते हैं वगैरह, बिकॉज हिज रिलेशनशिप इज़ वेरी गुड विद देम. तो ये सारी की सारी वो बातें करते हैं. जो भी मेरी ग्लोबल चीज़ें हैं, जो कि बड़े बड़े कैंपेन्स हैं, आयुष्मान ही लीड्स ऑल ऑफ दोज. फिर उसके बाद देयर इज़ नितिन जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीम में. वो सारी की सारी मेरी बुकिंग्स, मेरे शोज़, जितने भी सब चीज़ें हो रही हैं, वो सारी की सारी वो देखते हैं, और उनके अंदर जो टीम आती है वो देखते हैं. फिर यहाँ पर तन्वी है, वो मेरी प्राइमरी मैनेजर है. जो भी मेरा डे टू डे कैलेंडर है, मेरी डे टू डे वर्किंग है, मेरे को कहाँ पर होना है, अगर उस वो नहीं होगी तो मैं आई विल बी लॉस्ट. मेरे को पता नहीं होगा मुझे आगे क्या करना है. तो वो सारा कुछ हैंडल करती है. और जो मेरा क्रिएटिव साइड है, जो कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रूशल रोल है, बिकॉज क्रिएटिवली मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के साथ और इनपुट्स के साथ आता हूँ. तो मुझे कोई चाहिए जो मेरी म्यूजिक वीडियोस वैसी बना सके, मेरा आर्ट वर्क वैसे बना सके. तन्वी इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ दैट. मधुरा भी देयर इज़ अ पर्सन. वो मेरे सारी क्रिएटिव जितना भी मेरे दिमाग से निकलता है, दे ट्राई टू ब्रिंग इट टू लाइफ. तो वो सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फिर देयर इज़ अपूर्व जो कि मेरे ब्रांड्स हैंडल करते हैं. एंड ये सब लोगों के अंदर देयर आर मल्टीपल मोर पीपल जो कि छोटी मोटी चीज़ें मेरे को जब काम करना हो या कुछ पता करना हो, तो वो मेरे सारे हैंडल करते हैं चीज़ें. फिर हमारी एक PR सेक्शन भी है इन रिप्रेजेंट, विच भव्या इज़ हैंडलिंग. मेरे साथ तो भव्या है, शी इज़ हैंडलिंग माई थिंग. तो ऑल जैसे आज इंटरव्यू का सेटअप और लाइक द पॉडकास्ट सेटअप्स और लाइक इंटरव्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स. आई हैड एन इंटरव्यू बिफोर दिस. तो वो सारा कुछ हैंडल करती है और देखती है कि कैसे करना है. फैंटास्टिक. एंड हाउ इम्पोर्टेंट यू थिंक इज दिस टीम? वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो लॉस्ट होऊंगा ना, बिकॉज 4 साल पहले तक मैं खुद कर रहा था सब कुछ, तो मैं हैंडल कर लेता था, इट इज़ ओके. बट अब ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, एक बिजनेस बन चुका है. दिस इज़ मैं मम्मा को भी जोक करता हूँ, ये स्मॉल से मीडियम स्केल बिजनेस बन चुका है अब. सो दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग एनी मोर, लाइक दिस इज अ मीडियम स्केल बिजनेस एंड देयर इज़ रेवेन्यू. दिस इज़ वे बियॉन्ड मी. मेरा नाम अब एक कंपनी बन चुका है. It's a brand, yeah. It's a brand.
तो अगर ऐसा है तो यू नीड कि आपके साथ लोग काम भी कर रहे हो जो आपका ब्रांड आगे बढ़ा सके. मैं भी अब उसके अंदर एक पार्ट ही रह गया हूँ, जैसे हम सब लोग एक पार्ट है इस ब्रांड का. बस दैट इज हाउ इट इज. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप दोनों से पूछें कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है और कौन सी चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद? मेरे को आयुष्मान के बारे में जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. मेरी ना एक ही कंप्लेन रहती है विद पीपल के जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो आप अपना दिल लगा के अगर काम नहीं करते, अगर आप काम समझ के करते हो तो वो आउटपुट अच्छा नहीं निकलता. बट जब आपकी सक्सेस में कोई और इन्वेस्टेड है, चाहे वो एक लाइट वाला पर्सन क्यों ना हो जो आपके शो पे है, अगर उसका मन है कि अनुव को अच्छा शो देना है हमने, तो वो दिल से बहुत काम करेगा. तो आई फील आयुष्मान इज लाइक दैट. वो आई कैन फील कि वो उतना ही इन्वेस्टेड है इस सक्सेस स्टोरी में जितना मैं हूँ. तो एक ट्रस्ट आ जाता है और एक बहुत अच्छी बात है. सो एक तो दैट इज द कॉम्प्लीमेंट दैट आई वुड गिव हिम. जो पसंद नहीं है चीज़ कि हर आफ्टर I know पार्टी what is में coming. हर आफ्टर पार्टी में मेरे सामने एक शॉट रखा जाएगा, मेरे सामने एक ग्लास रखा जाएगा, मेरे को प्रेशराइज किया जाएगा कि नहीं 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 चलो करो पार्टी. सो आई थिंक इट्स नॉट पसंद नहीं है. आई थिंक दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ. यू शुड एंजॉय लाइफ. वो मेरे को एंजॉय करवाते हैं लाइफ बहुत ज्यादा. बट कभी कभी मैं थोड़ा थका होता हूँ तो आई थिंक आयुष्मान प्लीज नहीं मेरे से आज नहीं होगा. मेरी कंप्लेन भी यही है कि वो हर आफ्टर पार्टी से या तो जल्दी भाग जाता है या तो कोई नखरा लेके आ जाता है. आई थिंक उनके दिमाग में आफ्टर पार्टी चल रही होती है. नहीं और मेरी प्रॉब्लम है कि उसने उसके एक साल पहले हर आफ्टर पार्टी में बहुत मौज किया और सडनली बदल गया है. मेरी आई थिंक आई हैव ग्रोन अप नाउ. अब वो हो गया, मेरा पार्टी वाला फेज चला गया. अब मेरे को एक्चुअली द थिंग इज कि मेरे को अब ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है. लाइक आई सेड, ये इतनी बड़ी हो गई है चीज़, अब ये एक बिजनेस बन चुका है. तो एज एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस मेरे को काम तो प्रॉपरली करना है ना उसके लिए. तो आई थिंक दैट इज़ वाई मैं थोड़ा सा मैच्योर हो गया हूँ. क्योंकि हर बंदा इनकी तरह रात को 4 बजे पार्टी करके सुबह 9 बजे नहीं उठ सकता. मैं नहीं हूँ ऐसा. बट आई गेस इट्स ओके. आई थिंक इज लर्न फ्रॉम द बेस्ट देवव्रत सानियर. व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट अबाउट हिम? सर आई थिंक उसका कमिटमेंट इज माय फेवरेट थिंग. बहुत आर्टिस्ट्स ये लाइफ को बस एक आर्टिस्ट की तरह जीते हैं कि मैंने अपना गाना बना दिया, मैंने डाल दिया, मेरा काम खत्म हो गया. मैं अपने शो पे गया, मैंने परफॉर्म कर दिया, मेरा काम खत्म हो गया. बाकी आपके पास हफ्ते में 7 और दिन है जब आप काफ़ी टाइम आपके पास कुछ करने को नहीं है और आप कुछ नहीं करते वो टाइम पे. बट अनूव इसको एक जॉब की तरह ही ट्रीट करता है. जैसे उसने बोला, वो हर दिन कुछ ना कुछ काम कर रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ सोच रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ लिख रहा है, वो हर दिन कुछ ना कुछ खुद से आइडिएट कर रहा है. तो जैसे वो बोल रहा था कि अनूव जैन एक कंपनी बन गया, उसका मैं एक एम्प्लॉय और मुझे काम करना है, वो उसको वैसे ही ट्रीट करता है. ही इज मेड इट हिज डेली जॉब कि वो कुछ ना कुछ हर दिन करेगा. ही विल ऑब्वियसली टेक हिज टाइम टू रिलैक्स, ब्रीद, enjoy everything that is happening for him, but he will show up to work every single day. वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि बहुत आर्टिस्ट इसको बहुत हल्के में लेते हैं कि मुझे जो करना था मैंने कर लिया, अब बाकी लोग देखें. उसका वैसा नहीं है. आई थिंक दैट्स द थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट हिम. आप मीम्स देखते हो? जी. अपने बारे में सबसे फनी मीम्स क्या देगा? मैं ही भेजता रहता हूँ सबसे. ये भेजते रहते हैं हर बार मेरे को. एक ये भेजते हैं और मेरे मॉम भेजते रहते हैं मेरे को मीम्स. बहुत ज़्यादा फनी मीम्स हैं. काफ़ी तो पता नहीं, मेरे को खुद भी समझ नहीं आता. बट अभी टूटे मकान, लाइक गुल है मेरा गाना, उसके अंदर दैट लाइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर, टूटे मकान वाली. तो किसी ने, बॉब द बिल्डर एक कार्टून था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बॉब कंस्ट्रक्शन रोक दो क्योंकि अनुव कह रहा है कि टूटे मकान नहीं बनते गिरकर वापस, और समथिंग लाइक दैट वाज. सो वो एक बहुत फनी था. अब हुस्न के ऊपर इतने मीम्स बनने लग गए हैं कि मतलब इट्स क्रेजी कि कितने लोग बना रहे हैं. और आप अनुव, मैंने सुना है कि लोग पैराग्राफ्स में लंबे लंबे चैप्टर्स बना के आपको अप्रिशिएशन लिख के भेजते हैं. जी पोएट लिखते हैं, बट क्रिटिसिज्म भी होता है. जी मेरे ख्याल से रिसेंटली आपका एक लाइव के वीडियो को लेके भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ. जी. फॉर द लिसनर्स मैं बता दूं कि मैंने हुस्न गाया था एंड उसके अंदर एक सेक्शन आता है जो बहुत ज़्यादा हाई जाता है. करेक्ट. तो मैंने वो पूरा का पूरा हाई नोट्स पे गाया था. फॉल्सेटो पे नहीं गाया, उसको लो पे नहीं गाया, हाई नोट्स पे गाया, जिस वजह से थोड़ी सी आवाज़ में ब्रेकेज थी. गला अभी भी ख़राब है मेरा, तो यू कैन अंडरस्टैंड. एंड इतना बुरा नहीं था वो मेरे हिसाब से, बट पीपल लाइक मॉक्ड दैट अ लॉट. बहुत बुरा बोला लोगों ने, पता नहीं कहाँ कहाँ तक कितने लोग क्या क्या बोल रहे थे. बट लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो मैंने गाना रिलीज़ करने से पहले किया था.
मैं फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था वो गाना स्टेज पे, मुझे नहीं पता था कि वो गाना कैसा साउंड करेगा। साउंड चेक पे अच्छा साउंड कर रहा था, बट मैंने रियलाइज़ नहीं किया कि बाय द टाइम मैं वो सेट में वहाँ तक पहुँचूंगा अपने 10वें गाने तक और उसको गाऊंगा, तब तक आवाज़ थोड़ी सी वीक हो चुकी होगी। बीच में वो CO2 वगैरह भी चलाते हैं, देयर स्मोक ऑल्सो, इतनी ठंड थी उस जगह पे उस टाइम पे। आई थिंक वो कॉम्बिनेशन था जिस वजह से वो इट वॉजंट साउंडिंग गुड। बट लोगों को नहीं बता सकते सब चीज़ें, इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं दे सकते, बट इट्स ओके। बट आई एम श्योर आपको फायदा ही हुआ होगा, क्योंकि कुछ लोगों ने बुरा बोला, फिर कुछ लोगों ने अच्छा बोला, तो एंगेजमेंट तो बढ़ी है। क्योंकि जो फैंस हैं, जो आपको पसंद करते हैं, वो ये 30 सेकंड की क्लिप के लिए नापसंद तो नहीं कर सकते। मेरे को ना इस बारे में थोड़ा सा डर लगता है। मेरे को लगता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग बुरा बोलने लग जाते हैं ना, तो जो लोग आपको पहले पसंद भी करते थे उनके भी दिमाग में एक स्विच आ जाता है, वो आपको नापसंद करने लग जाते हैं। बिकॉज जब इतनी जगह पे आप कोई नेगेटिव चीज़ देख रहे हो ना, तो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी आप में भी क्रीप इन हो जाती है। मेरे को सिर्फ इस चीज़ का डर लगता है। जो भी फैंस आपको नापसंद करना शुरू कर सकते हैं, वो शायद आपके फैन कभी थे ही नहीं। जी। तो बिकॉज योर इंटेंशंस आर राइट, आप गाना सही तरीके से बना रहे हो, परफॉर्म सही इंटेंशन से कर रहे हो, आई थिंक दिस विल गो ओवर। आई एम श्योर द नंबर ऑफ फैंस हु लाइक यू आर सो मेनी, इट्स नॉट मैटर। आप किसको सुनते हो, दूसरे आर्टिस्टों को? इंटरनेशनली मैं काफ़ी लोगों को सुन रहा हूँ अभी इस टाइम पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बीच में ना म्यूज़िक बंद कर दिया था सुनना, मैं इतना सुन नहीं रहा था, बट वो प्यार वापस आ रहा है धीरे धीरे। तो देयर इज़ दिस आर्टिस्ट, उनका नाम है नोवो अमोर। नोवो अमोर। नोवो अमोर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है उनका म्यूज़िक, तो मैं काफ़ी ज़्यादा सुनता हूँ उनके गाने। वो पिछले 2-3 साल से मेरे स्पॉटिफाई रैप के टॉप 5 में भी आते रहते हैं। देन देर इज़ दिस आर्टिस्ट, मतलब एवरीबडी नोज हर, बिली आइलिश। लव हर म्यूज़िक बिकॉज उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी यूनिक है, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दैट इज़ वन आर्टिस्ट दैट आई लिसन टू। मेरे को हमारे जो लोकल बैंड्स हैं वो मेरे को बहुत पसंद है। हालांकि वो बैंड अब डिसबैंड हो चुका है, बट लोकल ट्रेन वाज अ बैंड दैट मेरे को दिल से बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा एक ड्रीम था उनके साथ काम करने का, जो कि आई डोंट नो, आई होप कि कभी दे कैन गेट टुगेदर एंड आई कैन वर्क विद देम, वो हो सकता है। मेरे को अरिजीत के गाने बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज ही इज़ द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ, ही इज़ एट द टॉप एंड ही हैज़ संग सम ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स एवर दैट हैव मूव्ड मी इन माई लाइफ। सो आई लव 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 यू नो द सॉन्ग्स दैट ही सिंग्स। उनके काफ़ी सारे गाने, आई थिंक इरशाद कामिल हैं, उन्होंने AR रहमान के साथ में, you know, he has written those songs and those songs are like some of my favorites. So I would say Mr. Irshad Kamil is also one of those writers that, you know, like I love his music as well. अगर मान लो आपको बोले कि रिसेंटली आप किसी से मिले हो अपार्ट फ्रॉम यू, जो आपको लगता है कि यार ये आर्टिस्ट बहुत आगे जाएगा? I have this friend of mine, उसका नाम है यशराज। उनका भी गाना पॉपुलर भी काफ़ी हुआ था, धुंधला है गाने का नाम, वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग। आई फील के जितना उसमें टैलेंट है अभी तक उसको उतनी रिकग्निशन नहीं मिली है। ब्यूटीफुल सॉन्ग राइटर, और जो लेवल पे वो प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इतना ज़्यादा गाने प्रोड्यूस कर सकता है, देयर ऑल यूनिक एंड ब्यूटीफुल। आई फील दैट ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। वो मतलब ही इज़ गोना डू वेरी वेरी वेल। एक और आर्टिस्ट हैं जिनको मैं कल ही मिला, उन्होंने ओपन किया था मेरे लिए कल एट द शो। उनका नाम है दीक्षांत। सॉन्ग राइटिंग अमेजिंग। मेरे को ऐसा लगता है जब मैं थोड़ा सा यंगर था, दैट इज़ द काइंड ऑफ सॉन्ग राइटिंग जब मैं करता था, एंड जैसा उसका म्यूज़िक है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट ब्रिलियंट आर्टिस्ट। तो आई थिंक दीज आर अ फ्यू। यार आपको किसके साथ कोलैबोरेट करने का मन है, नेशनली इंटरनेशनली? अरिजीत बोलते आज काम नहीं, मेरा तो सिर्फ एक ही मन है, अरिजीत से। नो, अरिजीत कॉल्ड मी 2-3 वीक्स बैक एंड कुछ तो बात करते बोला आपने हुस्न सुना? तो मैंने बोला नहीं। तो बोला अनूप का नया सिंगल है, इट्स अमेजिंग, दिस गाय इज रियली गुड। I didn't even know that he knew my name, but that is an honor, honestly. He actually told me to listen to. That's beautiful. Thank you. So That's great. जितना आप कोलैबोरेट करना चाहते हो मेरे ख्याल से वो भी करना ही चाहेंगे for sure. I would love to work with him. But मेरे को आयुष्मान ने जैसे आपको अभी बोला कि मैं बहुत ऑथेंटिक रखता हूँ चीज़ें अराउंड में, तो मैं पहले अपने दोस्तों के साथ काम करना चाहता हूँ बिफोर, मेरे को नंबर्स वगैरह के लिए इतना नहीं है, मेरे को पहले अपने दोस्तों के साथ काम करना है। तो जो मेरे आसपास मेरे म्यूजिशियन फ्रेंड्स हैं, मेरे को शायद। एंड फिलहाल आप कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो? व्हाट कैन वी सी? तो मेरे थोड़े से सिंगल्स अभी और हैं जो पाइपलाइन में हैं, जो मेरे को ख़त्म करने हैं, और मेरे हिसाब से दे आर वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, तो मेरे को ख़त्म करने का बहुत मन है। उनकी स्टोरीज बहुत सुंदर है, तो मेरे को वो फिनिश करना है। उसके बाद होपफुली एक EP पे काम करेंगे। आइडिया तो आ गया है, एक थोड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है अभी एटलीस्ट,
लेट्स सी कि लोगों को पसंद आता है कि नहीं, कि जब भी उसके ऊपर काम कर पाएंगे। एंड वी कैन एक्सपेक्ट इट सून? नो सी, मेरे मामले में सून तो आप समझ लो तो 1-2 साल हो गया, बट कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बेटर और थोड़ा फास्ट कर सकूँ, गाने लिख सकूँ, बट प्रोसेस अभी ऐसा है तो देखते हैं, बट कोशिश तो है कि हाँ जितना जल्दी हो सके। और ऐसे कौन से काम है जो आप बिल्कुल खुद करते हो, और कौन से कामों में आपको हेल्प चाहिए ही चाहिए, मतलब वो नहीं होता? सो मैं गाने सारे के सारे खुद कंपोज करता हूँ, मैं सारे के सारे गाने खुद लिखता हूँ, और मैं सारे के सारे गाने खुद गाता हूँ। ये सारे काम मेरे हैं। तो सारी रॉयल्टी भी आपके पास ही आती है? सारी रॉयल्टी भी मेरे पास आती है। सो ये सारे काम मेरे हैं। आर्ट वर्क जो हमारा कवर आर्ट होता है म्यूज़िक गानों का, एंड हमारी जो म्यूज़िक वीडियो है उसकी जो कॉन्सेप्ट्स और आइडिएशन है वो मैं खुद करता हूँ। जितनी भी अभी तक आज तक हमने चीज़ें बनाई हैं वो सारी आइडिएशन मैंने करी है, उसके कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, एंड फिर वो टीम के पास चला जाता है टू फॉर्मुलेट इनटू द रियल थिंग। फिर जो भी फ़र्क आता है वो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट जो कोर आइडिया और कॉन्सेप्ट होता है वो मैं खुद ही करता हूँ। ये मेरे पास ही हैं अभी भी चीज़ें। अपना सोशल मीडिया मैं खुद हैंडल करता हूँ। किसी के पास एक्सेस नहीं है मेरे सोशल मीडिया का, तो अगर किसी को भी कोई रिस्पॉन्स आता है मेरे थ्रू तो वो मेरी तरफ से ही होता है। या अगर मैं कोई कमेंट करता हूँ, किसी कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, या मैं कोई स्टोरी डालता हूँ, या कोई गड़बड़ हो जाती है स्टोरी डालने में या कुछ, वो सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई और हैंडल नहीं करता। उसके अलावा बाकी एवरीथिंग इज एवरीबॉडीज हैंडलिंग एवरीथिंग एल्स। आई मीन दैट्स ग्रेट, बिकॉज बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इतनी सारी चीज़ें शायद हैंडल करते हैं, इंडिपेंडेंट लोग करते होंगे। और आपको ट्रेंड्स फॉलो करने का प्रेशर होता है टीम से कि सोशल मीडिया पे ये चल रहा है, नहीं, गानों में ये नॉट चल एट रहा ऑल, है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी क्लियर कर दिया था कि मैं एक बहुत सोबर आर्टिस्ट हूँ, मेरे से डांस नहीं होगा, मेरे से वो सब चीज़ें नहीं होंगी, तो मेरे से कभी ये करवाना भी मत। मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, मैं बहुत डिफरेंटली ऑपरेट करता हूँ, मुझे अपने खुद के गाने गाने हैं, मुझे कुछ क्रेजी चीज़ें नहीं करनी। तो जब आप सक्सेसफुल होते हो तो एक तो प्रेशर होता है टीम का, फिर एक प्रेशर होता है फैमिली का भी। फैमिली का कोई प्रेशर है, कुछ एक्सपेक्टेशन है उनकी जो पूरी करनी पड़ती है? जैसा मेरी ज़िंदगी चली आ रही थी 4 साल पहले तक, जो भी अभी है मेरे पास वो प्लस है मेरे लिए। तो ऐसे कोई फैमिली एक्सपेक्टेशन और प्रेशर नहीं है। मम्मा बहुत खुश हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दैट शी इज़ हैप्पी। माई सिस्टर इज़ डूइंग वेरी वेल फॉर हर सेल्फ एज वेल, तो उसके ऊपर मेरे को ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मगर मेरे को खुद अपने लिए आई कीप टेकिंग दैट प्रेशर। जो लाइफ मेरे पापा नहीं दे पाए मेरे मम्मा को, या जो दे सकते थे रह गई देने में, वो आई वॉन्ट टू गिव दैट लाइफ टू हर, आई वॉन्ट टू गिव हर दोज कम्फर्ट्स। अब जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, अगेन कोई बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, बट फॉर मी इट वॉज अ वेरी बिग थिंग। मेरे पापा ने मम्मा को प्रॉमिस करा था कि ही विल बाय हर अ कार, एंड वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार थी विच इज़ अ लग्जरी ब्रांड, उसका प्रॉमिस किया था, एंड वो नहीं ले पाए। बिफोर दैट ही पास्ड अवे, एंड आई बॉट दैट कार राइट नाउ लाइक अ ईयर बैक। सो दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर माई मॉम, कि जो पापा ने 15 साल पहले प्रॉमिस किया था वो तूने आज पूरी करी है प्रॉमिस। सो थिंग्स लाइक दीज, मतलब मेरे को उनको सिर्फ जो बेस्ट दे सकता हूँ उनको उनकी लाइफ में, कि कभी उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे को वैसे करना है। समटाइम्स आई टेल हर ऑल्सो दैट आई थिंक आई एम जस्ट लिविंग फॉर हर एंड फॉर माई मॉम। मेरी खुद की इतनी कोई ऐसी ख्वाहिशें नहीं है, मुझे इतना कुछ चाहिए नहीं है लाइफ में। मेरे को लगता है बस उनको मिलता रहे तो आई बिकम वेरी हैप्पी, कि चलो ठीक है, शी इज हैप्पी सो आई एम हैप्पी, दैट इज हाउ इट इज। ग्रेट। और आपको लगता है कि जब आप पॉपुलर होते हो तो सोसाइटी भी आपको अपना मानना शुरू करती है, एंड देन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ देम एज वेल फ्रॉम यू? यस ऑफ कोर्स। एक ना आपको बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ता है कि ऑडियंस की बहुत एक्सपेक्टेशंस बन जाती है कि आप ऐसा गाना लिखते हो तो आप ऐसा ही बनाओ, बट मेरा तो मन करता है ना, चुल तो मचती है आर्टिस्ट को यार, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ तो डिफरेंट करें, सब कुछ करें। तो एक बैलेंस ढूंढना पड़ता है, जो कि आई थिंक मेरे को थोड़ा ज़्यादा नेचुरली आता है। मैं इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस या लोग क्या बोल रहे हैं। मेरे को अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस का इतना ज़्यादा प्रेशर है अपने सर पे कि मैं इतना देख नहीं पाता कि लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मैं ट्राई करके जो मेरे को मन है करने का मैं वो करता हूँ, कीपिंग इन माइंड कि मैं कमर्शियली भी मेरे को ये वायबल करनी है चीज़। एंड अभी तक आई थिंक वी हिट इट आउट ऑफ द पार्क। तो अभी तक तो एवरीथिंग, द बैलेंस हैज़ बीन मेंटेन्ड वेरी वेल। जो मैं कर रहा हूँ लोगों को पसंद आ रहा है, तो आई एम हैप्पी। एंड आपने बॉलीवुड में जाने का सोचा कभी? ऑफ कोर्स, यस। सो आर देयर एनी डिस्कशंस, समथिंग व्हिच वी कैन टॉक अबाउट? अभी हमने एक गाना ऑलरेडी, मेरा पहला गाना, इट्स कॉल्ड मजाक। द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड इट इन अ मूवी, एक थोड़ी सी उसकी लाइन थी। तो दैट इज समथिंग दैट जस्ट हैपेंड फॉर मी राइट नाउ आफ्टर लाइक 4 years।
सो डेफिनेटली आगे भी हमारे आर कैटलॉग इज ऑलवेज अप फॉर सिंकिंग राइट्स एंड ऑल के लिए कि अच्छा, यू टॉकिंग अबाउट सिंग बट यू नॉट ओपन टू कंपोजिंग फॉर. आई एम ओपन टू कंपोजिंग. अगर मेरे खुद के प्रोजेक्ट्स ही इतने ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो मैं पहले वो ख़त्म करूँगा, उसके बाद आई विल बी एबल टू गो देयर होपफुली. एक हम लोग को ब्रीफ बहुत अच्छी भी आई थी जो हम लोग को बहुत पसंद आई थी एक गाने की, जिस के लिए अनूप ने लिखना भी चालू किया था. आई थिंक दैट्स द फास्टेस्ट ही हैड एवर रिटन समथिंग. या बट वो गाना हम लोग को इतना पसंद आ गया कि हम लोगों ने बोला नहीं, ये नहीं दे सकते अब. अगली बार ट्राई करते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं किसी के लिए लिखूंगा वो हमें खुद ही इतना पसंद आ जाता है. एंड हमें मालूम है कि हमारी जितनी ऑडियंस है और जो रॉयल्टीज हम जनरेट कर सकते हैं, द काइंड ऑफ पीपल दैट वी कैन रीच ऑन आवर ओन राइट नाउ, वो शायद हमें कोई और मीडिया भी नहीं दे सकता. तो हम लोग वेट कर रहे Pricing is हैं. also a very big प्राइसिंग इज ऑल्सो वेरी problem because we know that a song will generate certain amount of revenue, and for a production house or for a film or a director, they've not budgeted for it in a similar way. सो फिर मे बी दैट्स वाई अभी हमारा प्रॉपरली वो नहीं हो पा रहा. बट वी आर ऑलवेज ओपन. मेरा कभी भी कोई ऐसे मना नहीं है कि तो अभी हम ना कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस लेंगे. हमने कल एक पोस्ट किया था यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, और बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ सवाल पूछे, तो हम वो सारे सवाल लेंगे. पहला सवाल है कि आप कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और आप अपने आप को ज़्यादा क्या मानते हैं, कंपोजर, लिरिसिस्ट या सिंगर? अगर आप प्रॉपरली देखें तो मैं एक भी इंस्ट्रूमेंट नहीं प्ले कर सकता. मैं बहुत सिंपल गिटार प्ले कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत ही सिंपल रूडिमेंट्री लेवल पे मैं यूकेलेली प्ले कर सकता हूँ. बट इसके अलावा मुझे नहीं आता. मैंने हारमोनियम बचपन में सीखा था बट अब मेरे को याद नहीं है. और अगर मैं अपने आप को बताना चाहूँ तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ. पहले आई एम अ लिरिसिस्ट. वो मेरे को सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद भी है, चाहे मैं धीरे लिखता हूँ, बट मुझे पता है कि जितने भी गाने मैंने अभी तक लिखे हैं they have some very beautiful ideas and very beautiful concepts. तो I think lyricist. दूसरा है कि प्लीज आस्क हिम व्हाई पीपल मेड फन ऑफ हिम इन हिज रीसेंट लाइव परफॉर्मेंसेस. वो इशू मेरे आवाज़ में ही था. मगर वो इशू ऑनेस्टली लोगों के दिमाग में भी है कि ऐसी हो जाती है चीज़ें कभी कभी. व्हिच आर्टिस्ट इंस्पायर्ड हिम टू प्ले दिस टाइप ऑफ जॉनर, दिस जॉनर? Nobody. मैं बचपन से ऐसे कर रहा हूँ. ऐसे कोई पर्टिकुलर आर्टिस्ट नहीं था जिसने इंस्पायर किया. ओके. एनी म्यूजिक लेबल अप्रोच्ड यू? Yeah, a few of them, yes. In fact, 2019. He's saying few of them, I'll say all of them. और 2000 बिग फैट चेक्स. वो बात वहाँ तक पहुंची ही नहीं ना. मैंने पहले ही मना कर दिया. व्हिच इज द मोस्ट पेनफुल सॉन्ग अकॉर्डिंग टू यू? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक मौला. मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ जब मैं स्टेज पे परफॉर्म कर रहा होता हूँ. बट सिंस रीसेंट है हुस्न में बहुत ज़्यादा पेन है और बहुत दर्द है. उसके लिरिक्स बहुत ब्यूटीफुल है. इट्स अबाउट वन साइडेड लव. इट्स अबाउट सिचुएशनशिप्स. इट्स अबाउट वन साइडेड लव एंड अ सिचुएशनशिप. के यू नो लोग आते तो हैं साथ में एक सिचुएशनशिप में, विच इज़ कि वो कमिट नहीं कर रहे पूरी तरह बट वो फिर भी साथ में है, मगर साथ में नहीं भी है. बट कभी कभी यू नो वन पर्सन डज एंड अप फॉलिंग इन लव. सो दैट इज व्हाट इट्स अबाउट. देयर इज अ लॉट ऑफ पेन इन दैट सॉन्ग. हाउ शुड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अप्रोच म्यूजिक मार्केटिंग? हाउ डू एन आर्टिस्ट नो इफ दे नीड अ मैनेजमेंट? You want to answer that? तुम कर लो, then I'll add to it. ओके सो मेरे लिए अगर एक मैनेजमेंट ऐड करनी हो तो पहले लाइक आयुष्मान सेड कि आपको सारी चीज़ें खुद सीख लो. जितनी देर तक आप खुद हैंडल कर सकते हो चीज़ें उतनी देर तक आपको खुद हैंडल करनी चाहिए. मैनेजर लेना चाहिए. बल्कि मैं सारे फील्ड्स के लिए कहता हूँ जो भी आर्टिस्टिक फील्ड्स हैं कि आप जितने टाइम तक खुद मैनेज कर सकते हो डू इट. जब आपको लगता है कि आप एक लेवल तक पहुँच चुके हो, अब आपको उसके बियॉन्ड जाना है, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट अप्रोचिंग मैनेजमेंट. And that is what I did also. It worked for me. And how do you handle the music marketing, your approach? तो स्टार्टिंग में तो मैं खुद ही कर रहा था. आई एम मैनेज इट एज अ बिजनेस. कि आपको अगर मार्केट करना है अपने आप को, यू हैव टू थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ ब्रांड. आपको अपनी पोजिशनिंग देखनी है कि आपको कैसे अपने आप को पोजिशन करना है, आपको कैसे अपने आप को स्टैंड आउट करना है यू नो फ्रॉम अदर पीपल. कि इतने मिलियंस ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू मेक म्यूजिक. उसके बीच में से एक आर्टिस्ट निकल के आना बहुत मुश्किल बात होती है कि लोग आपका याद रखें नाम. तो वो करना. अब जैसे मैं कवर्स नहीं करता, ये मेरी एक बहुत बड़ी डिसीजन थी जो मैंने काफ़ी अर्ली एज में ले ली थी. तो आज जब लोग मेरे शो पे आते हैं उनको पता है उनको ओरिजिनल म्यूजिक ही सुनना है. मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं कवर्स गाऊंगा. तो दैट इज़ हाउ आई हैव प्रमोटेड माई म्यूज़िक. मेरे को अपने म्यूज़िक पे भरोसा है तभी मैं खुद के गाने गाता हूँ. अगर मेरे को ही नहीं भरोसा होगा तो फिर लोग क्यों आना चाहेंगे मेरे गाने सुनने के लिए. सो दैट इज़ हाउ आई एम पोजिशनिंग माई सेल्फ एज समबडी हू ट्रस्ट इन हिज सेल्फ, लाइक इन हिज म्यूजिक, एंड आई वांट टू लाइक सिंग ओरिजिनल सॉन्ग्स. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वे कि पोजिशनिंग करो, अपना बिजनेस की तरह अप्रोच करो उसको. This is to sorry, last question to Anuv. आप रियाज कैसे करते हो
और कोई क्लासिकल ट्रेनिंग है, और आप वॉइस मेंटेन करने के लिए क्या करते हो? मैं रियाज नहीं करता जो मेरे को करना चाहिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कल मैं वो पूरा सारे गामा पा वो कर रहा था पूरा का पूरा, कल पहली बार इतने सालों के बाद, क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ था। सो आई वाज टेकिंग माई दिस थिंग, बट मेरे को करना चाहिए। मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ ये बात कि मेरे को अपनी वॉइस की क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी है। ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है दैट आई नीड टू इम्प्रूव। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया, तो करना है मेरे को। तो रियाज़ मैं नहीं करता, मैं कभी क्लासिकली ट्रेन नहीं हूँ, मैंने कभी क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं ली, बट मेरा बहुत मन है, कभी टाइम मिलेगा तो आई एम डेफिनेटली गोना गो इन फॉर लाइक वोकल ट्रेनिंग एटलीस्ट। तो डेफिनेटली दैट। और वॉइस आप फ्रेश रखने के लिए कुछ काढ़ा। आयुष्मान, what is the basis on which you sign an artist, and what is the difference between an artist management company and a label? Very basic question, but very important. Basis for signing an artist is number one, me liking the music a lot, or the team liking the music a lot. I can't like everyone's, but the team has a better ear than me. सबसे पहले म्यूजिक आता है, उसके बाद सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उस पर्सनालिटी, वो आदमी की पर्सनालिटी है। तो अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरे टीम के साथ है, मेरे साथ नहीं जेल होने वाली है, देन इट्स नॉट अ रिलेशनशिप जो लंबा खिंच सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे भी कि हम लोग के रोस्टर में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से बहुत घुल मिल के हमेशा रहते हैं, सब बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इवन आर्टिस्ट इन देमसेल्व्स, बिकॉज दे आर ऑल ऑफ अ सर्टेन ब्रीड, दे आर ऑल ऑफ अ सर्टेन काइंड, कि वो लोग सब बहुत इजीली एक दूसरे के साथ जेल अराउंड हो जाते हैं। तो वो पर्सनालिटी ट्रेट मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, बट वो एक पर्सनालिटी, वो जो समझ में आती है किसी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दोज आर द टू मेन क्राइटेरियाज, एंड द थर्ड, इफ अ पर्सन इज ऑब्वियसली, अगर किसी ने अपने गाने खुद से निकाले हुए हैं, उन्होंने टाइम डाला हुआ है समझने के लिए कि ये प्रोसेस कैसा जाता है, आई एम मोर इंक्लाइंड टू वर्क विद दैट पर्सन वर्सेस समवन who has not put in any effort but thinks they need a manager on day one. On the difference between a management and a label, the lines are blurring a lot right now. हम लोग के केस में fully blurred है। आप एक लेबल भी हो? हम लोग लेबल नहीं है सर, बट वी आर लेबल सर्विसेज। तो हम लोग कोई कॉपीराइट नहीं ओन करते। So your company represent doesn't own it, the artist owns The artists own it and we help administer the copyright for them in every way. तो हम लोग उनके गाने मार्केट करते हैं, हम लोग प्रमोट करते हैं, हम लोग एडिटोरियल पिक्चर्स खुद से करते हैं, टीवी रेडियो इंटीग्रेशंस खुद से करते हैं, जीईसी का कुछ भी होता है हम लोग खुद से करते हैं। दैट्स व्हाई वी आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एजेंसी, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग के पास इन हाउस है। क्रिएटिव डायरेक्टर हम लोग के पास इन हाउस है, प्रोडक्शन टीम हम लोग के पास इन हाउस है। तो दैट्स आवर डिफरेंशिएटर। द लाइन्स बिटवीन अ लेबल एंड अ मैनेजमेंट एजेंसी आर ऑनेस्टली ब्लरिंग, एंड आई फील ओवर सम टाइम दैट्स गोइंग टू ब्लर इवन फर्दर। बहुत सारी लेबल्स भी मैनेजमेंट एजेंसीज खरीद रही है अब, क्योंकि वो भी वो समझ almost everybody, I think. Yeah, even they understand. All the majors have made some investment towards a management agency, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं कि the lines are blurring and this is a good revenue field to have within your own ecosystem as well. Okay. How to approach a music label for independent artist, and how to show lyrics to him? How to approach a music label for independent artist. Independent artist है तो music label को approach ही क्यों करेंगे? फिर भी हाँ, what is it? सबने, हर मेजर ने एटलीस्ट अपना खुद का इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी चालू कर दिया, जिसके थ्रू वो इंडी पॉप म्यूजिक निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन अ मोस्ट लाइकली सिनारियो, अगर आप अच्छे आर्टिस्ट हो तो आपको ना किसी मैनेजर को अप्रोच करना है, ना किसी लेबल को अप्रोच करना है, उनका A&R या वो मैनेजर ही आपके पीछे भाग के आएगा। तो आप पहले खुद से गाने डालो, 3-4 गाने डालो, उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन दिखा दो, और आपको किसी को अप्रोच करने की ज़रूरत ही नहीं, सब आपके पास आएंगे। वरना सबके डेमो ईमेल आईडीज उनके इंस्टाग्राम बायो या उनके ईमेल पे रहता है। बहुत कम, हम लोग की इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, एटलीस्ट ऑन द लेबल एंड मैनेजमेंट साइड। तो वो सब लोग से आप कहीं पे भी बहुत आसानी से मिल सकते हो, और ऑल अबाउट म्यूजिक प्लग करने का बहुत अच्छा टाइम है। अगर आपको मैनेजर्स, लेबल्स, किसी से भी मिलना है, ऑल अबाउट म्यूजिक इज द बेस्ट फोरम फॉर यू टू मीट द एंटायर म्यूजिक इंडस्ट्री। तो उसका पास जरूर खरीदेगा, हर साल अगस्त या फिर सितंबर में होता है। थैंक यू। किसी ने पूछा है आपसे, अनूप, की 2 टिप्स, प्रैक्टिकल टिप्स फॉर गिटार एंड वोकल प्रैक्टिस। मुझे भी दे दो कोई प्लीज। बट ऑनेस्टली मेरे पास नहीं है। आई नीड टू लर्न। मेरे को बहुत ज़्यादा सीखने की जरूरत है अभी। क्या मैं क्या टिप्स दूंगा अभी? इट्स एक्चुअली नॉट अ क्वेश्चन, दे वांट टू थैंक यू।
Alak Asman played a special role in a long distance relationship, and we got married last November. एक और funny comment है, लिखा हुआ है कि टूटे हुए मकान जुड़ते क्यों नहीं है, अंबुजा सीमेंट वाले डीलर का कांटेक्ट दूं क्या? सी मैं बता रहा हूँ ना आपको, वही यही मीम्स, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा कभी. Okay. Tell us about your previous job experiences. तो मैंने पुणे में 1 साल काम किया है. आई वॉज वर्किंग इन अ कंसल्टेंसी फर्म, बट मेरा थोड़ा HR की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर वाला जॉब था. इट वॉज़ वेरी बैड, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था उस टाइम पे मेरा. मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया. तो दैट्स व्हाई मेरा पुणे के साथ ना थोड़ा सा वो बुरा रिलेशनशिप हो गया था, जो कि अब जाके ठीक हुआ है जब शोज़ कर रहे हैं वहाँ पर. अब बहुत पसंद है पुणे मेरे को, बट तब इतना नहीं पसंद था. तो मैं 1 साल वहाँ पर था. उसके बाद मैं ऑफिस में अपने बिजनेस में काम कर रहा था. मैं फॉर 3 years मैंने काम किया है. बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट वहाँ पर. थोड़ी गड़बड़े थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स थी जो नहीं हो पाई ठीक. तो ये मेरे 2 ही सिर्फ एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में जिनमें मैंने काम किया. मैंने 4 साल काम किया बिफोर ये 4 साल जब मैंने म्यूज़िक किया उससे पहले. मुझे अभी आप लोगों से ये पूछना है कि आप लोग इंडस्ट्री में सबके साथ काम करते हो, तो अगर मैं आपको नाम लूँ उन कैटेगरी का, तो उनको आप क्या कुछ फीडबैक, सजेशन, रिक्वेस्ट कुछ भी करना चाहो? स्टार्ट विथ लेट्स से सम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स. एनी वन ऑफ यू कैन टेक इट, और बोथ ऑफ यू, योर विश. I think streaming platforms are doing a great job already. I think उनको अपने business terms थोड़े change करने चाहिए. आप कुछ majors के साथ ही बड़ी MG देख के खेल रहे हो, but जो जिस आर्टिस्ट को पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो नॉर्मली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है ज़रा स्टार्टिंग ऑफ, एंड दे एंड अप ऑन द लोएस्ट रेट्स पॉसिबल. आप एक मेजर लेबल को वो सेम स्ट्रीम का 8 से 10 पैसा दे रहे हो, लेकिन आप एक ट्यून को और या CDBB टाइप के DIY प्लेटफॉर्म को सिर्फ 3 या 4 पैसे वो सेम स्ट्रीम के दे रहे हो. तो वो थोड़ा अनफेयर लगता है. जस्ट दैट वुड चेंज एट सम पॉइंट. आई थिंक दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स फॉर एनीवन एल्स. आई थिंक एक और चीज़ जो सब DSPs को करना चाहिए कि पॉप और इंडिपेंडेंट और हिप हॉप, ये जो 3 जॉनर काफ़ी ज़्यादा अभी एटलीस्ट द यंगर ऑडियंसेस आर रियली कंज्यूमिंग इट अ लॉट. उसके लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्लेलिस्ट इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए. अभी बहुत लिमिटेड है, इट्स लिमिटेड टू 3 to 4 प्लेलिस्ट, और अभी भी बॉलीवुड के अराउंड 100 प्लेलिस्ट होंगे कोई भी प्लेटफॉर्म पे. तो वो इकोसिस्टम थोड़ा और बड़ा करेंगे तभी जाके और आर्टिस्ट डिस्कवर होंगे. तो उस पर अगर कोई, बट अगेन उनकी भी बैंडविड्थ इशू है, उनको वही चलाना है जो सबसे ज़्यादा चलेगा. तो whenever they're able to solve for that, I think वो playlist ecosystem बहुत important चीज़ है उनको solve करने के लिए. रेडियो स्टेशंस. मेरा एक बहुत heavy point है इस पे. मेरा रेडियो स्टेशन से सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि मेरे में इतनी एनर्जी नहीं है. आई कांट कीप दैट पिच अप. बट नहीं, आई थिंक मेरा कोई पर्टिकुलर सजेशन नहीं रहेगा फॉर रेडियो स्टेशंस. आई जस्ट फील कि आप जितना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को भी प्रमोट कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट कि आपका एक अलग सा ऑफ शूट है ऑफ एन इंडिपेंडेंट चैनल, लाइक यू नो आपका इंडिपेंडेंट रेडियो चैनल आपने एक अलग से बना दिया. इवन ऑन द मेजर वंस एंड ऑन द मेन वंस आप अपना थोड़ा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक प्रमोट कीजिए, बिकॉज दीज आर ऑल्सो सॉन्ग्स. ये अब इंडिपेंडेंट बोल के हमें ऐसा लगता है अंडरग्राउंड है, बट ये आ गए हैं कमर्शियली, लाइक दे बिकम वेरी बिग. इंडिपेंडेंट इज मेन स्ट्रीम नाउ. अब जैसे हुस्न है, इट वाज आई थिंक द सेकंड मोस्ट played song on the radio, or like 5th or something. Fourth most played song on the radio, like in the last few weeks and everything. तो and अगर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको सुनना है ये गाना और उनको लग रहा है कि लिसनर्स हैं, तो फिर देन कितने और गाने भी तो हैं एक और जो पूरा का पूरा सेक्शन जो वो लोग सुन नहीं पा रहे हैं वो भी रेडियो पे आई थिंक शुड प्ले, ताकि हम लोग भी थोड़ी और मासी ऑडियंसेस तक पहुंच सकें. मेरा रेडियो स्टेशन के लिए बहुत थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन टाइप का चीज़ है कि आपके पास कोई आर्टिस्ट या कोई गाना आता है ताकि वो रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे अच्छे से प्रमोट हो और उस पर लोग सुने, उस पर लोग डिस्कवर करें. आपके लिए कोई मतलब, और आपका मेन प्लेटफॉर्म भी वही है रेडियो, कि आपको उस पर मोनेटाइज करना, आपको उसको ग्रो करना, आपको उस पर लिसनर्स लाने हैं. बट आई थिंक एवरी सिंगल रेडियो स्टेशन चाहता है कि आर्टिस्ट आए और उनके रेडियो स्टेशन से इंस्टाग्राम लाइव करे, 3 रील्स क्रिएट करे, उनके साथ कोलैब पोस्ट करे, उनके साथ ये सब करे. तो आप आर्टिस्ट को मेनली सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर रहे हो, बट जो मेन चीज़ है, जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर सबसे कम
यूज कर रहे हो। किसी आर्टिस्ट को बोलोगे कि आप 1 घंटे का शो या 2 घंटे का शो मेरे रेडियो स्टेशन पे करो, वो लोग खुशी खुशी करने को तैयार हो जाएंगे। वर्सेस आप उनको अगर बोलो कि आप आके मेरे इंस्टाग्राम लाइव से आप लाइव जाओ और आप ये करो, मुझे वो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कोई क्यों कर रहा है। जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप डील करते हो, वेडिंग प्लानर्स तो नहीं, कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स इन योर केस, टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड्स, एजेंसीज, सो एनी वन ऑफ यू? बेस्ट, नाइस पीपल, लव यू, जितना दे सकते हो दो, थोड़ा और अच्छे से दो, मजा आएगा। शो मी द मनी। शो मी द मनी, दैट्स इट। मेरी तरफ से वो है ये। मेरी एक ही, मतलब वैसे तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बट एक जो मेन चीज़ जो मेरे को फोकस करनी चाहिए लोगों को, कि लोग टाइम से नहीं करते चीज़ें, बहुत डिलेज आते हैं चीज़ों में, जिसकी वजह से आपकी ऑडियंस का एक्सपीरियंस ख़राब होता है। कम्युनिकेशन सही नहीं होती बहुत बार टुवर्ड्स पीपल। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई फील दैट लाइक ऑर्गेनाइजर शुड स्टार्ट डूइंग। एक आर्टिस्ट को वो बहुत डिसरिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ गलत बोलते हैं उनको, बट जस्ट जो उनकी नॉर्मल डे टू डे वर्किंग होती है वो एक बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती है एक आर्टिस्ट की टूवर्ड्स। वो मना करते हैं चीज़ों के लिए कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं चीज़ें कर सकते, प्रॉमिस करेंगे कि हम ऐसी चीज़ें, हम ऐसी प्रोडक्शन लगाएंगे, बट एट द लास्ट मोमेंट जब आपको पता है कि अब आर्टिस्ट कुछ कर नहीं सकता, ही हैज़ टू कम ऑन स्टेज, यू विल नॉट पुट दैट प्रोडक्शन। सो ऐसा चीट नहीं करना चाहिए आई फील आर्टिस्ट को। या ऑनेस्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर आपसे नहीं हो पा रहा है या अगर आर्टिस्ट ने उतने टिकट नहीं बेचे जिससे वो प्रोडक्शन एक्सपेंस जस्टिफाई नहीं हो रहा, उतना अब वो ऑनेस्टली बोलोगे तो आई थिंक इट विल ट्रैवल अ लॉट। आई थिंक दैट ऑनेस्टी इज मिसिंग। स्टार्टिंग में बहुत प्रोमिसेस कर देते हैं, बाद में वो प्रोमिसेस का सिर्फ 60% 50% रह जाता है, विच इज समथिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इज अ प्रॉब्लम विच वी फेस एवरीवेयर। टीवी चैनल्स, म्यूजिक चैनल्स के साथ कुछ होता है कनेक्शन, या आजकल नहीं होता? अनूप के केस में म्यूजिक चैनल्स के साथ ऑफ कोर्स होता है, वो लोग अच्छे से टीवी पे चलाते हैं, इट्स बिन ग्रेट। उसका कल एक टीवी चैनल के साथ शूट भी है, सो नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, इट्स ऑल गुड। मेरा एक दूसरे आर्टिस्ट के साथ मैंने टीवी के साथ ऑब्वियसली बहुत काम किया, MC स्टैन के साथ, जब वो बिग बॉस में थे। तो मुझे हमेशा लगता था दैट टीवी इज डेड, टीवी हैज़ नो रीच, टीवी से कुछ नहीं होगा। आई वाज वेरी स्टूपिड टू फील दैट वे। मैं पागल था कि मुझे लगता था कि सब OTT पे ही शिफ्ट हो चुका है और वो पूरा एरा ख़त्म हो गया। बट मैंने देखा है कि वो जगह क्या आप किसी आर्टिस्ट के लिए क्या कर सकती है अगर वो सही फॉर्मेट में फिट हो और वो सही तरीके पे डाला जाए। तो एक और चीज़ जो मैं चाहूँगा बहुत सारे टीवी चैनल या प्रोडक्शन हाउस करे, कि आपने इंडियन आइडल जैसा फॉर्मेट बहुत अच्छे से चला लिया बहुत टाइम तक, जिसमें लोग आर्टिस्ट आके गाने कवर कर रहे हैं और जा रहे हैं। अगर आप एक सॉन्ग राइटर ढूंढने का कोशिश करो, आई थिंक वो और भी ज़्यादा बड़ा बन सकता है, जिससे और बहुत सारे आर्टिस्ट आगे आ सकते हैं। MTV Hustle इज अ ग्रेट एग्जाम्पल कि उसमें से कितने सारे वन ऑफ आवर बिगेस्ट आर्टिस्ट इन द कंट्री नाउ, किंग हैज कम आउट ऑफ दैट फॉर्मेट, तो विथ हिज ओन ओरिजिनल राइटिंग। तो अगर वैसे फॉर्मेट्स टुवर्ड्स द पॉप साइड ऑफ म्यूजिक और टुवर्ड्स सॉन्ग राइटिंग भी निकले, आई थिंक इट विल डू एक्सट्रीमली वेल और बहुत सारा टैलेंट निकलेगा। बट इसमें अगेन एक और कैविएट है कि अगर कोई आर्टिस्ट अपना गाना आपके शो पे परफॉर्म कर रहा है तो ये मत बोलो कि अब वो गाना मैं ओन करता हूँ, क्योंकि आपने उसको वो स्टेज पे गाने दिया। वो भी स्टूपिडिटी लगती है मुझे, बट लोग कर रहे हैं। ओके, फाइनल थिंग, आप जितने भी यंग म्यूजिशियंस हैं, अभी आप खुद भी यंग हो, बट बहुत लोग आपको भी देख के इंस्पायर होते हैं। जितने भी लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं म्यूजिशियंस, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? मैं सर्कल बैक करूँगा जो पहली चीज़ मैंने कही थी कि आई एम अ परफेक्शनिस्ट, जिस वजह से मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होने लग जाता है कि वो परफेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप बस भागते रहते हो उसके पीछे, वो कभी आपको मिलती नहीं है चीज़। तो बहुत लोग ना ये सोच कर डरते हैं कि सोशल मीडिया पे लोग बोलेंगे अगर परफेक्ट नहीं होगी चीज़ या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो आई थिंक वो सबसे सही नहीं होगी चीज़। तो आई वुड से कि स्टार्ट जो आपकी कैपेसिटी आप उसमें शुरू करिए। इवन इफ अगर वो परफेक्ट नहीं हो पा रही चीज़ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने इम्परफेक्ट वे में शुरू करिए और धीरे धीरे इम्प्रूव करिए। बट वो शुरू करने के लिए आपको पहले परफेक्शन तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैं धीरे धीरे खुद भी सीख रहा हूँ। सो दैट इज समथिंग दैट आई ऑलवेज टेल पीपल के डोंट वेट फॉर परफेक्शन टू हैपन, इट विल इवेंचुअली लाइक कम योर वे, जस्ट स्टार्ट पुटिंग थिंग्स आउट। सो या दैट। आयुष्मान, तो द एस्पायरिंग मैनेजर्स, मेरे लाइफ में भी मैंने अपने दोस्त को सबसे पहले मैनेज करना चालू किया, आपने भी वैसे ही चालू किया था। तो आप जब अपने दोस्त के साथ सबसे पहले काम करते हो, अपनी जी जान लगा देते हो प्रूव करने के लिए कि ये तो मेरा है, इसको तो मुझे जिताना है कुछ भी करके। तो आप उधर से चालू करो, आप
आपको उसी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी। आप सबसे डिफरेंटली सोचोगे, आप सबसे डिफरेंटली चीज़ें करोगे, तो आप उसमें घुसो और आप उसमें करो। और आपको सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा मैनेजर्स इंडिया में अनएजुकेटेड है अबाउट द म्यूजिक बिजनेस इटसेल्फ। ट्रू। I might be wrong, but I think more than 90% will not understand the basic principles of what goes into a song, what are the different monetization opportunities, what are the different rights that you need to protect or exploit. Not just managers, 90% artists as well. 100%. But manager अभी अगर आपका business संभाल रहा है तो I think उसकी ड्यूटी है कि वो ये सब ठीक से समझे और ठीक से करे। तो वो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एजुकेशन फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग बहुत टाइम से बात करें कि एक इंस्टीट्यूट होना चाहिए विच होपफुली एट वन पॉइंट वी एबल टू डू इट, बट अगर आप वो कुछ सीख के भी आओगे, आप इवन इफ यू वांट टू वर्क एट वन ऑफ द एजेंसी, आप इतने इजीली हायर हो जाओगे जस्ट बिकॉज आपने सब कुछ ठीक से सीखा हुआ है और आप उसको समझ के आए हो। आई थिंक सर आपके बिजनेस और मेरे बिजनेस में जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हायरिंग है, कि हम लोग को मैनेजर्स तो बहुत चाहिए बट वो ट्रेनिंग कर्व इतना लंबा हो जाता है क्योंकि आपको इतना सब कुछ करना पड़ता है, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। True. And a lot of times आपकी hiring requirement is not something which you have 6 months or in hand for, you have maybe 2 or 3 months at max to fill that in. तो वैसे वो workforce ही नहीं available है इंडिया में as of now right now. But अगर कोई थोड़ा सा सीखे, थोड़ा सा करे और उसके बाद आप उसको train करो, that's going to be much better. So I feel like that education for a manager from understanding the music business as a whole, not just that this is how I need to work a show, this is how I need to work a song. Everything holistically is very important. And the second is obviously start with your friend. I think that's the best way to start off. फैंटास्टिक। आखिरी सवाल अनूप, जाते जाते आप कैसे याद रखे जाना चाहोगे? आपके फैंस और जितने भी लोग हैं वो आपके बारे में क्या सोचें जो आप चाहते हो, मतलब दिस इज हाउ दे शुड रिमेम्बर यू? I hope that they remember me ke there was this boy who came and he tried to write the most beautiful songs that this country has ever heard and he achieved that. That is how I want to be remembered. मेरा बहुत बड़ा गोल है। Yeah. Anup, Ayushman, thank you so much for being so honest, so comfortable, making me comfortable. और मैंने भी बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी आज। So thank you so much आपने जो शेयर किया। आई एम श्योर कि काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होगा और उन सब में से अगर एक भी आदमी को सही में कुछ समझ में आ जाए और उसकी लाइफ चेंज हो, आई थिंक वी अचीव्ड आवर पर्पस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.